नाम से ही पता चल रहा है और पहले छोटी क्लासेस में भी हमने इसके बारे में पढ़ा था। जलवायु और मौसम दो अलग अलग प्रकार के शब्द हैं। यहां पर दोनों का अंतर स्पष्ट हो जाना आवश्यक है कि आखिर मौसम किसे कहते हैं और जलवायु किसे कहते हैं। आम तौर पर, सामान्य तौर पर आम व्यक्ति इसको दोनों को समान अर्थ समझता है। दोनों समान अर्थी शब्द माने जाते हैं आमतौर पर। लेकिन बच्चों, हम भूगोल के विद्यार्थी हैं, 11वीं क्लास में आ चुके हैं और भूगोल के विद्यार्थी हैं, तो हमें दोनों का अंतर पता होना चाहिए। स्पष्ट रूप से हमें इसका अंतर पता होना चाहिए। मौसम जो होता है बच्चों, अल्पकालिक होता है, ठीक है, कुछ ही समय के पश्चात वो बदल सकता है। और जो बच्चों जलवायु होती है वो लगभग 30 से 35 वर्षों का, या फिर यूं कह सकते हैं लगभग 50 वर्षों का एक समेकित मूल्यांकन होता है मौसमीय घटनाओं का। जैसे कि यदि मैं बात करूं बच्चों कि यदि हम दिल्ली में रहते हैं, माना कि हम दिल्ली में रहते हैं या फिर भारत के किसी भी शहर में रहते हैं, जयपुर में रहते हैं, किसी भी शहर में हम रहते हैं, तो हम देखते हैं कि अचानक से तेज धूप पड़ जाती है, या फिर सुबह तेज धूप हो रही है, शाम को बरसात हो जाती है। तो ये क्या है? मौसम का बदलना है, ठीक है, मौसम का बदलना है। लेकिन यदि बच्चों हम बात करें कि रेगिस्तान अर्थात पश्चिमी राजस्थान का जो क्षेत्र है वहां की जलवायु, या फिर हम बात करें जम्मू कश्मीर की जलवायु, या फिर हम बात करें बच्चों केरल की जलवायु, तो जलवायु अपने आप में एक स्थानिक शब्द है, स्थान को प्रकट करता है और लंबे अंतराल अर्थात लगभग 50 साल के एक एवरेज को दर्शाता है, ठीक है। यहां पर बच्चों जो मौसम होता है, मौसम के अंदर जैसे कि वर्षण है, तापमान है, या फिर वायुदाब है, इस प्रकार के छोटे घटनाक्रम परिवर्तन होते रहते हैं। और यह यदि मौसम में परिवर्तन आ रहा है तो कोई चिंताजनक बात नहीं है। लेकिन बच्चों जलवायु क्या है? स्थायी, अपेक्षाकृत स्थायी होती है, और यदि इसमें बदलाव आता है तो चिंताजनक बात होती है कि आखिर में जलवायु में परिवर्तन क्यों आ रहा है। तो जलवायु और मौसम में हमने अंतर देखा। तो बच्चों यहां पर जलवायु जो होता है किसी स्थान विशेष को बताता है कि उस स्थान विशेष की जलवायु किस प्रकार की होगी, या फिर यूं भी कह सकते हैं कि पर्टिकुलर जलवायु कहां पर पाई जाएगी, ठीक है बच्चों। वो हम दूसरी पुस्तक में पढ़ चुके हैं। यहां बच्चों हमें देखेंगे कि जो जलवायु है वो भौतिक पर्यावरण का एक प्रमुख घटक है जो मनुष्य की भौतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रभावित करता है। जो जलवायु है वो पूरे मनुष्य की समस्त क्रियाओं को प्रभावित करता है। वहां की उसकी संस्कृति किस प्रकार की है, वहां का उसका भौतिक पर्यावरण, रहन सहन, ठीक है, उसकी आर्थिक क्रियाविधि वो किस प्रकार की है, सांस्कृतिक गतिविधि, सामाजिक गतिविधि आदि जो चीजें हैं वो सब किस पर प्रभावित होती है? जलवायु पर प्रभावित होती है बच्चों, ठीक है। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। विभिन्न ऋतुओं में मौसम की दशाओं में भिन्नता मौसम के तत्वों, तापमान, वायुदाब, पवनों की दिशा एवं गति, आर्द्रता और वर्षण इत्यादि में परिवर्तन से आती है। जो ऋतुओं में परिवर्तन होता है बच्चों, जैसे सर्दियों का मौसम, गर्मियों का मौसम, वर्षा का मौसम आदि, जो ऋतुओं में परिवर्तन होता है वो मौसमी दशाओं में भिन्नता को दर्शाता है। लेकिन उस स्थान की जो जलवायु होगी वो फिक्स होगी, ठीक है, वो उस स्थान की जलवायु फिक्स होगी। मौसमी दशाओं में अंतर ऋतुओं के अनुसार बदलता रहता है, लेकिन वहां की जलवायु कैसी होगी बच्चों? बिल्कुल फिक्स होगी। मानसून प्रकार की हमारी यहाँ पर जलवायु है। यदि भारत को बच्चों हम देखें तो भारतीय जो क्षेत्र है, दक्षिणी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया, यह पूरा मानसूनी जलवायु यहाँ की है। तो मानसूनी प्रकार की हमारी जलवायु हुई। लेकिन इस पूरे क्षेत्र में भी प्रादेशिक रूप से देखें तो इस पूरा जो क्षेत्र है यहाँ पर भी भिन्नता देखने को मिलती है। और वो क्यों देखने को मिलती है यहाँ पर हम देखेंगे। तो मानसून से अभिप्राय ऐसे जलवायु से है जिसमें ऋतु के अनुसार पवनों की दिशा में उत्क्रमण हो जाता है। दूसरी पुस्तक में देखने को मिलेगा बच्चों कि मानसूनी जो जलवायु है उसकी विशेषता क्या है कि मौसम के अनुसार पवनों का जो दिशा है बच्चों, पवनों की जो दिशा है वो बदल जाती है, उत्क्रमण उसमें आ जाता है। जहां बच्चों गर्मियों में
इसकी दिशा एक तरफ थी, वहीं दूसरी ऋतु आने पर समय के पश्चात इसकी दिशा दूसरी हो जाती है। इसलिए यहाँ इस क्षेत्र की जो जलवायु है वो किस प्रकार की है? मानसूनी प्रकार की जलवायु है। भारत की जलवायु उष्ण मानसूनी है जो दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया में पाई जाती है। पूरा दक्षिणी एशिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया है, ये मानसूनी प्रकार की जलवायु रखता है और इस प्रकार से यह पूरा क्षेत्र एक प्रकार का क्षेत्र है। यहां पर इसमें एकता प्रदर्शित होती है। मानसून जलवायु में एक रूपता और विविधता। तो एक रूपता तो क्या हुई? मानसूनी जो जलवायु की एक रूपता क्या है कि जो पूरा क्षेत्र है वो मानसूनी प्रकार की जलवायु में आता है। यहां पर पवनों का उत्क्रमण देखा जाता है। समय के अनुसार बच्चों यहां पर पवन अपनी दिशा बदल देती है, ठीक है। जबकि दूसरी ओर इस यहां पर भी विविधता है। एक रूपता तो हमने देखी कि यहां पर उष्ण मानसूनी प्रकार की जलवायु होगी, लेकिन यदि हम बात करें विविधता की तो प्रादेशिक स्तरों पर अर्थात अलग अलग क्षेत्रों में इस मानसूनी जलवायु के अंदर भी बच्चों अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार की यहां पर मौसमी परिघटनाएं या फिर प्रादेशिक विभाजन जलवायु का देख सकते हैं। जहां एक ही समय में बच्चों हम यहां पर आगे भी देखेंगे कि जहां एक समय में अत्यधिक ठंड पड़ती है, अत्यधिक सर्दी पड़ती है, उसी समय दूसरे स्थान पर गर्मी पड़ सकती है या उतना तापमान नहीं हो सकता। जहां एक ही समय में बच्चों वर्षा आ सकती है, उसी समय दूसरे स्थान पर वर्षा नहीं आ सकती। तो यहां पर भी भिन्नताएं देखने को मिलती है, लेकिन ये प्रादेशिक भिन्नता है। सामूहिक रूप से देखें तो यहां पर एक रूपता किस प्रकार की है? मानसूनी प्रकार की जलवायु इसको एक बनाए रखता है। ये उसी प्रकार से बच्चों जैसे कि हमारा भारत क्या है? देश, विशाल देश है, ये पूरा एक है, लेकिन हमने इसे राज्यों के हिसाब से बांट रखा है, ठीक है। अपने अपने राज्यों के हिसाब से हमारे यहाँ पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बने हुए हैं राजनीतिक रूप से। उसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर यदि हम जलवायु की बात करें, भारत की यदि जलवायु की बात करें तो पूरे भारत की जलवायु क्या है? जलवायु है मानसूनी प्रकार की, लेकिन प्रादेशिक रूप से अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से वहां पर भिन्नताएं पाई जाती है, क्षेत्रीय भिन्नताएं पाई जाती है और भिन्नताओं के आधार पर भी यहां पर विविधता देखने को मिलती है। तो भारत की जलवायु उष्ण मानसूनी प्रकार की है, यद्यपि कर्क रेखा इसके बीच से गुजरती है। बच्चों भारत के नक्शे में हम जानते हैं कि बिल्कुल मध्य से भारत के कर्क रेखा गुजरती है, जो क्या होती है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा बोलते हैं। हम छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। तो मध्य से, बिल्कुल मध्य से बच्चों कर्क रेखा निकलती है, जिसके कारण उत्तरी भारत की स्थिति शीतोष्ण कटिबंध में, जबकि दक्षिणी भारत की स्थिति उष्ण कटिबंध में पाई जाती है। जैसे कि हम जानते हैं कि बच्चों कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य उष्ण कटिबंध क्षेत्र होता है और इसके उत्तर में और दक्षिण में अर्थात कर्क रेखा से उत्तर में और मकर रेखा के दक्षिण में शीतोष्ण कटिबंध पाए जाते हैं। यहां पर हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं बच्चों, ये भूमध्य रेखा है, ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है। ये कर्क है, ये भूमध्य है बच्चों और यह है मकर रेखा है। तो कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य का जो क्षेत्र होगा यह क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होगा, जबकि इसके ऊपर कर्क के ऊपर ये वाला क्षेत्र और मकर के दक्षिण में ये वाला क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। तो उसके अनुसार यदि हम भारत की स्थिति देखें तो भारत का जो प्रायद्वीपीय भारत है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है और इसके उत्तर का जो क्षेत्र है बच्चों यह शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में आता है। उत्तरी भारत की स्थिति शीतोष्ण कटिबंध में पाई जाती है, परंतु ऊंचे हिमालय के अवरोधात्मक, यहां पर बच्चों देखने वाली बात है, ऊंचे हिमालय के अवरोधात्मक प्रभाव, दक्षिण भारत की प्रायद्वीपीय स्थिति, उत्तर पश्चिमी भारत की सागर से लंबी दूरी, देश के विभिन्न भागों में पर्वत श्रेणियों की स्थिति आदि के कारण भारत की जलवायु में पर्याप्त प्रादेशिक विविधता पाई जाती है। तो यहां पर पूरे भारत की जलवायु किस प्रकार की है बच्चों? एक प्रकार की अर्थात मानसूनी प्रकार की जलवायु है, लेकिन विभिन्न कारकों के प्रभाव के कारण जो कि स्थानीय कारक है उनके कारण यहां पर प्रादेशिक विविधता भी देखने को मिलती है। जैसे कि हमने देखा कि यहां पर सबसे बड़ा जो कारण है वो हिमालय है। उत्तर में बच्चों जो हिमालय की जो स्थिति है वो अवरोधात्मक प्रभाव है हिमालय के, वो उत्तर से अर्थात जो
उत्तरी क्षेत्रों से, रूस, मध्य एशिया से आने वाली जो ठंडी पवनें हैं उनको वहीं पर ही रोक देता है, भारत तक नहीं आने देता। साथ ही बच्चों जो मानसूनी पवनें हैं उनको भारत से बाहर नहीं जाने देता और भारत में ही अच्छी पर्याप्त मात्रा में वर्षा करने का कारण भी क्या है, हिमालय है। तो हिमालय की जो स्थिति है भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी जो बात है वह दक्षिण भारत की प्रायद्वीपीय स्थिति। तो दक्षिण जो भारत है बच्चों वो प्रायद्वीपीय स्थिति में है, अर्थात इसके तीन तरफ क्या है, सागर है, समुद्र है, तो उसकी स्थिति भी यहाँ पर प्रभावित होगी। उत्तर पश्चिमी भारत की सागर से लंबी दूरी, जहां कुछ क्षेत्र बच्चों तटीय स्थिति में है और तटीय स्थिति होने के कारण वहां पर तापांतर कम मिलता है, जबकि दूसरे जो क्षेत्र है वो तटों से दूर है और इस कारण से वहां पर तापांतर अधिक देखने को मिलता है। अगला है बच्चों देश के विभिन्न भागों में पर्वत श्रेणियों की स्थिति। और देश में अलग अलग स्थितियों में अलग अलग पर्वत श्रेणियां पाई जाती है और उनके प्रभाव से भी यहाँ पर जलवायु प्रभावित होती है, इसलिए यहाँ पर प्रादेशिक भिन्नताएं देखने को मिलती है। ठीक है बच्चों, मानसून पवनों की व्यवस्था भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एकता को बल प्रदान करती है। जो मानसून पवनों की जो व्यवस्था है, जो मानसूनी प्रकार की जो पवनें हैं जो कि बच्चों समय के अनुसार उत्क्रमण प्रदर्शित करती है, ठीक है, वो मानसूनी पवनें भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एकता बनाए रखती है कि यह क्षेत्र बिल्कुल एक है, मानसूनी प्रकार की यहाँ पर जलवायु है। मानसून जलवायु की व्यापक एकता के इस दृष्टिकोण से किसी को भी जलवायु के प्रादेशिक भिन्नताओं की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अर्थात यहाँ पर यदि ये देखने को मिल रहा है कि समूचे क्षेत्र में मानसूनी प्रकार की यदि जलवायु है तो प्रादेशिक जो भिन्नता यहाँ को देखने को मिलेगी उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, अर्थात यहाँ पर प्रादेशिक भिन्नता भी देखने को मिलेगी और बहुत अच्छी तरीके से प्रादेशिक भिन्नताएं देखने को मिलती है। यही भिन्नता भारत के विभिन्न प्रदेशों के मौसम और जलवायु को एक दूसरे से अलग करती है। बच्चों ये भारत की खूबसूरती है, ये हमारे देश की बहुत खूबसूरती है कि यहाँ पर एकता भी है, यहां पर हम अनेकता में एकता जो शब्द है वो भारत के लिए बिल्कुल पर्याप्त है। बच्चों यहाँ की जो बोली, भाषा, संस्कृति आदि अनेकता में एकता प्रदर्शित करती है। वहीं बच्चों यहाँ पर यदि हम देखें तो भारत की जो भूआकृति है, जो दूसरे चैप्टर में हमने पढ़ा था बच्चों कि भारत की जो भूआकृति है वो भी अनेक प्रकार की है, लेकिन फिर भी यह एक है। उसी प्रकार से यदि हम जलवायु की बात करें बच्चों तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के प्रादेशिक विभाजन देखने को मिलते हैं। उसके बावजूद भी यदि हम देखें बच्चों तो यहाँ एक ही प्रकार की जलवायु मानी जाती है। कौन सी? बिल्कुल सही, मानसूनी प्रकार की जलवायु यहाँ इस देश को एक बनाए रखने में सहायता प्रदान करती है। तो हमारा देश बच्चों अनेकता में एकता की जो कहावत है वो चरितार्थ यहाँ पर भी होती है। उदाहरण के लिए दक्षिण में केरल और तमिलनाडु की जलवायु उत्तर में उत्तर प्रदेश तथा बिहार की जलवायु से अलग है, फिर भी इन सभी राज्यों की जलवायु मानसूनी प्रकार की है। यदि हम बात करें बच्चों उत्तरी राज्यों की, भारत के उत्तरी राज्यों की जो जलवायु है वो दक्षिणी राज्य अर्थात केरल है, तमिलनाडु है, उनकी स्थितियों में भिन्नता है, उनके तापांतरों में भिन्नता है, वहाँ के वर्षण में भिन्नता है, फिर भी यह पूरा जो क्षेत्र है वो मानसूनी प्रकार की जलवायु ही प्रदर्शित करता है। भारत की जलवायु में अनेक प्रादेशिक भिन्नता है जिन्हें पवनों के प्रतिरूप, तापक्रम और वर्षा ऋतुओं की लय तथा आर्द्रता, शुष्कता की मात्रा में भिन्नता के रूप में देखा जाता है कि विभिन्न प्रकार की जो पवन है बच्चों अलग अलग दिशाओं से पवन आती है, ठीक है। साथ में तापमान जो है वो अलग अलग क्षेत्रों का, वर्षा अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की, जहां विश्व के सर्वाधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र है वो भारत के मेघालय में मौसिनराम और चेरापूंजी पाए जाते हैं। वहीं दूसरी ओर बच्चों यहाँ पर मरुस्थल भी पाए जाते हैं जहां पर मुश्किल से 10 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर भिन्नताएं पाई जाती है। ऋतुओं की लय, अलग अलग प्रकार की ऋतुएं यहाँ पर पाई जाती है, आर्द्रता अलग अलग, शुष्कता की मात्रा भी यहाँ पर अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। इन प्रादेशिक विविधताओं का जलवायु के उपवर्गों के रूप में वर्णन किया जा सकता है। तो जलवायु के जो उपवर्ग बनाएंगे बच्चों यहाँ पर इन प्रादेशिक विविधताओं को यहाँ पर दर्शा सकते हैं। गर्मियों में पश्चिमी मरुस्थल में तापक्रम कई बार 55 डिग्री सेल्सियस को स्पर्श कर लेता है, जबकि सर्दियों में लेह के आसपास तापमान -45 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। तो पश्चिमी जो मरुस्थल है, जो रेगिस्तान है पश्चिमी राजस्थान में बच्चों, यहाँ पर गर्मियों में यदि तापमान देखें तो 55 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पर आ जाता है। 55 डिग्री सेल्सियस बहुत ज़्यादा, कहने का मतलब बहुत ही ज़्यादा।
वहीं दूसरी ओर बच्चों लेह के आसपास का जो क्षेत्र है सर्दियों में -45 तक गिर जाता है, -45 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। बहुत बड़ा यहां पर विविधताएं देखने को मिलती है बच्चों। राजस्थान के चूरू जिले में जून के महीने के किसी एक दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस अथवा इससे अधिक हो जाता है। तो जून के महीने में चूरू जो जिला है राजस्थान में, वहां पर 50 डिग्री सेल्सियस तापमान आराम से देखने को मिलता है, अर्थात काफी ज्यादा मात्रा में बच्चों टेम्परेचर इस क्षेत्र में देखने को मिलता है। वहीं दूसरी ओर उसी दिन अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में तापमान मुश्किल से 19 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच पाता है। तो उसी क्षेत्र में बच्चों, क्षेत्र वही है, अर्थात भारत ही एक देश है, जलवायु किस प्रकार की, मानसूनी प्रकार की, लेकिन ताप में अंतर देखा हमने, जहां बच्चों चूरू जिले में 50 डिग्री सेल्सियस तापमान आराम से देखने को मिलता है जून के महीने में। वहीं दूसरी ओर बच्चों जो अरुणाचल प्रदेश का जो क्षेत्र है तवांग जिले में मुश्किल से 19 डिग्री सेल्सियस पहुंच पाता है, अर्थात वहां पर जो टेम्परेचर है वो 15 डिग्री के आसपास, 19 से नीचे रहता है, 15-17 डिग्री के आसपास वहां पर टेम्परेचर रहता है। दिसंबर की किसी रात में जम्मू और कश्मीर के द्रास में रात का तापमान -45 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, जबकि उसी रात को तिरुवनंतपुरम अथवा चेन्नई के तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 22 डिग्री सेल्सियस रहता है। उसी दिन जहां दिसंबर में जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में -45 डिग्री तक पहुंच जाता है बच्चों टेम्परेचर, उसी दिन जो तटीय क्षेत्र है, दक्षिण भारत के जो तटीय क्षेत्र है अर्थात तिरुवनंतपुरम या चेन्नई में जो तापमान है वो 20-22 डिग्री सेल्सियस तक ही रहता है। तो इतना भिन्नताएं यहां पर देखने को मिलती है। इसके अलावा हम यदि देखें तो उपयुक्त उदाहरण की पुष्टि करते हैं कि भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान पर तथा एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के तापमान में ऋतुवत अंतर पाया जाता है। तो अंतर यहां पर पाया जाता है और इसके विभिन्न कारण हैं। यहां पर जो बच्चों प्रादेशिक विभाजन हुआ उसके विभिन्न कारण हैं, यहां हम उनकी आगे विवेचना करेंगे। इतना ही नहीं, यदि हम किसी एक स्थान के 24 घंटों का तापमान दर्ज करें तो उसमें भी विभिन्नताएं कम प्रभावशाली प्रतीत नहीं होती। एक ही स्थान के एक ही दिन के तापमान की यदि हम बात करें बच्चों, तो सुबह का तापमान, दोपहर का तापमान और रात का तापमान में भी भारी अंतर यहां पर देखने को मिलता है। तो विभिन्नता यहां पर पाई जाती है, ठीक है। ना केवल क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती है बच्चों, बल्कि सामयिक अर्थात समय के हिसाब से भी विभिन्नताएं देखने को मिलती है। एक ही दिन में तापमान में अंतर भारी मात्रा में देखने को मिलता है। उदाहरण के तौर पर हम देखें तो केरल, अंडमान द्वीप समूह में दिन और रात के तापमान में मुश्किल से 7 डिग्री या 8 डिग्री सेल्सियस का अंतर पाया जाता है, किंतु थार मरुस्थल में यदि दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो वहां पर रात का तापमान बच्चों 15 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच आ पहुंचता है। कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि यहां पर न केवल समय के अनुसार यहां पर तापांतर में अंतर देखा जाता है, बल्कि एक ही दिन में दैनिक तापांतर भी यहां पर देखा जाता है। हिमालय में वर्षण मुख्यतः हिमपात के रूप में होता है, जबकि देश के अन्य भागों में वर्षण वर्षा की बूंदों के रूप में हमें दिखाई देता है। तो वर्षा की बूंदों के रूप में बच्चों यहां पर दिखाई देता है, लेकिन हिमालय की यदि हम बात करें तो वहां पर हिमपात के रूप में दिखाई देता है। तो वर्षा की यहां पर बच्चों कितनी प्रकार की विविधता, ना केवल सामयिक विविधता बल्कि स्थानिक विविधता, इसके अलावा वर्षण का प्रकार भी बच्चों यहां पर अलग अलग प्रकार से देखा जाता है, ठीक है। कि यदि हम बात करें बच्चों कि भारत में वर्षा किस प्रकार से वार्षिक वर्षा के रूप में हमें प्राप्त होती है, उसका यहां पर हम वर्णन कर लेते हैं कि किस प्रकार से हमें प्राप्त होती है। तो यहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक जो वर्षा का जो क्षेत्र है, जो कि 200 सेंटीमीटर से बच्चों अधिक पाया जाता है, यदि हम उसका क्षेत्र देखें तो पूर्वोत्तर पहाड़ी, इसके अलावा यदि हम बात करें बच्चों यहां पर त्रिपुरा, मिजोरम आदि जो क्षेत्र है, जिसमें सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड आदि जो क्षेत्र है, ये 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार से बच्चों हम बात करें तो यहाँ पश्चिमी घाट का जो क्षेत्र है, यहाँ पर भी 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हमें प्राप्त होती है। सर्वाधिक मात्रा में यहाँ पर वर्षा प्राप्त होती है। क्यों होती है, इसका भी कारण हम जानते हैं कि यहाँ पर पश्चिमी जो घाट है, पश्चिमी घाट की उपस्थिति होने के कारण यहां से आने वाली दक्षिण पश्चिम मानसून की जो पवनें हैं बच्चों, वो यहां पर बारिश करती है। और चूंकि पर्वत अभिमुख जो ढाल होने के कारण यहां पर सबसे ज्यादा वर्षा देखी जाती है, 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा यहां पर देखी जाती है। लेकिन इसके पीछे की ओर, इन पश्चिमी घाट के पीछे की ओर यदि हम बात करें तो यहां पर
बच्चों कैसा वृष्टि छाया प्रदेश यहाँ पर पाया जाता है, क्योंकि आगे जाकर के वो जो पवनें हैं वो शुष्क रूप में हमें प्राप्त होती है। उसी प्रकार से यदि हम यहाँ पर देखें बच्चों, तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से आने वाला जो मानसून है वो यहाँ पर भारी मात्रा में वर्षा करता है। यहाँ पर उपस्थित विभिन्न पहाड़ियों की स्ट्रक्चर भी इस तरीके से है कि यहाँ पर भारी मात्रा में वर्षा देखी जाती है। खास तौर से मेघालय में स्थित जो पहाड़ियाँ हैं वो कीपाकार रूप में पाई जाती है। इसके अलावा यदि हम बात करें बच्चों 100 से 200 सेंटीमीटर, 100 से 200 सेंटीमीटर की बात करें तो यहाँ पर हिमालय के साथ में और पूर्वी भारत, इसके अलावा मणिपुर का ये क्षेत्र, ठीक है, पूर्वी तटीय आंध्र प्रदेश और ये बच्चों यहाँ पर तमिलनाडु का ये तटीय क्षेत्र, ये 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा प्राप्त करता है। इसके अलावा यदि मैं बात करूं बच्चों तो पश्चिमी घाट के आसपास का जो क्षेत्र है यहाँ पर भी 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा हम प्राप्त करते हैं। यदि हम बात करें बच्चों 50 से 100 सेंटीमीटर के मध्य, 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के मध्य जो वर्षा है वो हमें कहाँ प्राप्त होती है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हिमालय पर्वत के समीप वाला क्षेत्र, इसके अलावा मध्य भारत का क्षेत्र, गुजरात, पंजाब, हिमालय, यदि हम बात करें दक्षिण भारत का जो अधिकांश क्षेत्र है वो भी 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त करता है। यदि हम मिनिमम बात करें बच्चों कि मिनिमम वर्षा 50 सेंटीमीटर से भी कम जहां पर प्राप्त होती है, वो प्रमुख रूप से 3 स्थान यहां पर देखे जाते हैं, जिनमें से बच्चों लद्दाख वाला यह ठंडा मरुस्थल वाला क्षेत्र है, साथ ही पश्चिमी राजस्थान का ये क्षेत्र है जो कि उष्ण मरुस्थल का क्षेत्र है, थार का मरुस्थल का क्षेत्र है, यहाँ पर 50 सेंटीमीटर से भी कम प्राप्त होती है। इसके अलावा यदि हम बात करें बच्चों तो वृष्टि छाया प्रदेश के रूप में यहाँ पर यह क्षेत्र माना जाता है, जिससे कि 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर वर्षा में भी विविधता देखने को मिलती है, इस मानचित्र के द्वारा हम बच्चों देख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं कि इसी प्रकार केवल वर्षण के प्रकारों में ही अंतर नहीं है, बल्कि वर्षण की मात्रा में भी अंतर है। यह हमने अभी मानचित्र में देखा कि केवल वर्षण के प्रकार ही नहीं, चाहे हिमपात हो चाहे जल की बूंदें हो, उन दोनों में भी हमें वर्षा प्राप्त होती है, बल्कि वर्षण की मात्रा में भी कहीं पर बच्चों 1100 सेंटीमीटर भी वर्षा हमें प्राप्त हो रही है और कहीं दूसरी जगह पर 9 सेंटीमीटर भी वर्षा प्राप्त नहीं हो रही। इतना बड़ा डिफरेंस हमें प्राप्त हो रहा है। मेघालय की खासी पहाड़ियों में स्थित, ठीक है, मैंने अभी बताया, चेरापूंजी और मोसिनराम में औसत वार्षिक वर्षा 1080 सेंटीमीटर से भी ज्यादा होती है। तो 1000 सेंटीमीटर से ज्यादा अर्थात 1100, लगभग 1100 सेंटीमीटर वर्षा यहां पर पाई जाती है, और जो कि विश्व के सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र यहां पर है। वहीं दूसरी ओर बच्चों जो पश्चिमी राजस्थान में या रेगिस्तान की बात करें तो मुश्किल से 10 सेंटीमीटर वर्षा भी वहां पर नहीं होती। तो इतना ज्यादा भिन्नताएं देखने को मिलता है। इसके विपरीत राजस्थान के जैसलमेर में औसत वार्षिक वर्षा शायद ही 9 सेंटीमीटर से अधिक होती हो। तो 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा यहाँ राजस्थान के जैसलमेर क्षेत्र में पाई जाती है। वहीं दूसरी ओर मोसिनराम और चेरापूंजी जैसे क्षेत्र है मेघालय राज्य में, वहां पर विश्व की सर्वाधिक वर्षा लगभग 1100 सेंटीमीटर वर्षा पाई जाती है। तो जलवायु में प्रादेशिक भिन्नताएं देखने को मिली है। मेघालय की गारो पहाड़ियों में स्थित तुरा में एक ही दिन में उतनी वर्षा हो जाती है जितनी जैसलमेर में 10 वर्षों में। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है बच्चों कि उस क्षेत्र में तुरा में एक ही दिन में उतनी वर्षा हो जाती है जितनी कि जैसलमेर में 10 वर्षों में भी नहीं होती है। अर्थात यह भी बात सिद्ध करता है कि यहाँ पर प्रादेशिक भिन्नताएं जलवायु में देखने को मिलती है। उत्तरी पश्चिमी हिमालय तथा पश्चिमी मरुस्थल में वार्षिक वर्षा 10 सेंटीमीटर से कम होती है, बल्कि उत्तर पूर्व में स्थित मेघालय में वार्षिक वर्षा 400 सेंटीमीटर से भी ज्यादा होती है। जो बच्चों यहाँ पर यदि हम बात करें ठंडा मरुस्थल हो चाहे ग्रीष्म मरुस्थल जो कि राजस्थान में पाया जाता है, इन दोनों ही क्षेत्रों में 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। वहीं मेघालय की यदि बात करें तो उस क्षेत्र में, समूचे क्षेत्र में 400 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा पूरे क्षेत्र की यदि हम बात करें तो होती है। जुलाई या अगस्त में गंगा के डेल्टा तथा उड़ीसा के तटीय भागों में हर तीसरे या 5वें दिन प्रचंड तूफान मूसलाधार वर्षा लाते हैं। जुलाई अगस्त की यदि हम बात करें बच्चों तो जब मानसून आता है, आते हुए जो मानसून में उसके पश्चात जुलाई अगस्त में गंगा के डेल्टा अर्थात भारत के पूर्वी तटीय क्षेत्रों में
हर तीसरे और पांचवें दिन तूफानों के साथ में मूसलाधार वर्षा वहां पर होती है। जबकि इन्हीं महीनों में मात्र 1000 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित तमिलनाडु का कोरोमंडल तट शांत एवं शुष्क रहता है। तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो कोरोमंडल तट है बच्चों, यहाँ पर मुख्यतः सर्दियों में वर्षा होती है। लौटता हुआ जो मानसून है, हम आगे देखेंगे इसी चैप्टर में अच्छे से अध्ययन करेंगे कि लौटता हुआ जो मानसून है उस कोरोमंडल तट पर वर्षा करता है। जबकि इस समय जुलाई अगस्त के समय में यहां पर वर्षा कम होती है, शुष्कता पाई जाती है। ठीक है, देश के अधिकांश भागों में वर्षा जून और सितंबर के बीच होती है, किंतु तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा शरद ऋतु अथवा जाड़ों के आरंभ में होती है, जो कि लौटता हुआ मानसून वहां पर वर्षा करता है। बच्चों, इन सभी भिन्नताओं और विविधताओं के बावजूद भारत की जलवायु अपनी लय और विशिष्टता में मानसूनी है। यही बात बिल्कुल सिद्ध करता है कि इन सब भिन्नताओं के बावजूद भी भारत की, समूचे भारत की जो जलवायु है वो किस प्रकार की है बच्चों? मानसूनी है। तो यहां पर अनेकता में एकता का जो शब्द है वो वापिस आकर के यहां पर सिद्ध होता है। हमारे जलवायु में भी यह सिद्ध होता है बच्चों। ठीक है, अब है भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। जो भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं उन कारकों को हम देख लेते हैं। मुख्यतः बच्चों यहां पर देखते हैं कि भारत की जलवायु को नियंत्रित करने वाले अनेक कारक हैं, जिन्हें मोटे तौर पर दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है स्थिति और उच्चावाच किस प्रकार के हैं। स्थिति किस प्रकार की है उस क्षेत्र की, और उच्चावाच किस प्रकार का है, इसके आधार पर यदि हम कारकों को देखें। और दूसरा है बच्चों वायु दाब और पवन संबंधी जो कारक है, ठीक है, जो कि जलवायु से संबंधित होती है, उससे संबंधित कारक कौन कौन से हैं। तो दो प्रकार के, दो मोटे मोटे भागों में हमने इसे बांटा है बच्चों। ठीक है, तो पहला है स्थिति तथा उच्चावाच संबंधी कारक। अब स्थिति यदि हम बात करें बच्चों, तो भारत की जो स्थिति है, हम जानते हैं बच्चों कि भारत दक्षिण एशिया में स्थित है, और दक्षिण एशिया में भी यहाँ भारत के मध्य से, भारत के बिल्कुल मध्य से कर्क रेखा निकल रही है। तो कर्क रेखा निकलने के कारण जो प्रायद्वीपीय जो भाग है, जो कर्क रेखा से दक्षिण में है, वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, और इसके उत्तर वाला जो क्षेत्र है वो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। तो अक्षांशीय स्थिति यहाँ पर प्रदर्शित होती है। अक्षांश है बच्चों, कर्क रेखा पूर्व पश्चिम दिशा में देश के मध्य भाग से गुजरती है। इस प्रकार भारत का उत्तरी भाग शीतोष्ण कटिबंध में और कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित भाग उष्ण कटिबंध में पड़ता है। और यही कारण है कि यहाँ पर बच्चों अक्षांशीय जो स्थिति होने के कारण यहाँ पर जलवायु में परिवर्तन प्रादेशिक रूप से देखने को मिलता है। उष्णकटिबंध भूमध्य रेखा के अधिक निकट होने के कारण सारा साल ऊंचे तापमान तथा कम दैनिक और वार्षिक तापांतर का अनुभव करता है। जो बच्चों उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है, वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र भूमध्य रेखा के समीप होने के कारण, हमने अभी देखा था बच्चों कि यहाँ पर भूमध्य रेखा है, ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है, और इनके बीच का जो क्षेत्र है ये हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पर भूमध्य रेखा, ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा, तो इनके मध्य का जो क्षेत्र है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। यहाँ तापमान अधिक होता है, ठीक है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, इसलिए तापमान अधिक होता है। अधिक तापमान होने के कारण यहाँ पर संवहनीय स्थिति होती है और तापांतर भी कम पाया जाता है। ठीक है, यह हम अध्ययन कर चुके हैं। कर्क रेखा से उत्तर में स्थित भाग में भूमध्य रेखा से दूर होने के कारण उच्च दैनिक और वार्षिक तापांतर के साथ विषम जलवायु पाई जाती है। जो शीतोष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र है वहां पर सूर्य साल के किसी भी समय सीधा नहीं चमकता, इसलिए तापमान अपेक्षाकृत कम होता है, और साथ में बच्चों दैनिक और वार्षिक जो तापांतर है वो भी ज्यादा पाया जाता है, जबकि उष्णकटिबंध में तापांतर कम देखने को मिलता है। यह अंतर यहां अक्षांशीय स्थिति से देखने को मिला। दूसरा है बच्चों यहाँ पर हिमालय पर्वत। जो हिमालय पर्वत है बच्चों, इसकी स्थिति भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्तर में स्थित जो हिमालय पर्वत है ये बाहरी आक्रांताओं को तो रोकता ही है, साथ में हमारी यदि हम भूगोल से संबंधित बात करें तो यह उत्तर से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं, जो कि मध्य एशिया से या फिर उत्तरी ध्रुव से जो आती है, रूस वगैरह से, साइबेरिया के जो क्षेत्र है वहां से आती हुई जो पवनें हैं, जो कि कैसी है, ठंडी पवनें हैं, उनको रोक देता है। इस वजह से यहाँ पर भारत के उत्तरी, विशेष रूप से उत्तरी भारत में सर्दियां अपेक्षाकृत
कम होती है। अपेक्षाकृत कम क्यों होती है? यदि माना कि यदि यहाँ पर हिमालय नहीं होता, भारत के उत्तर में यदि हिमालय नहीं होता, तो साइबेरिया से आने वाली जो पवनें हैं वो भारत तक आ जाती और सर्दियां बढ़ा देती। ठीक है। वहीं दूसरी ओर यदि हम बात करें बच्चों, जो मानसूनी पवनें जाती है, मानसूनी पवनें जब दक्षिण से जाती है बच्चों, तो पहाड़ी स्थिति, यहां पर्वतों की जो स्थिति है, हिमालय पर्वतों की जो स्थिति है, वहां से टकरा करके भारी मात्रा में वर्षा करती है। यदि ये हिमालय पर्वत यहां पर नहीं होता तो ये सीधी चली जाती आगे की ओर, मध्य एशिया या चीन की तरफ निकल जाती। ठीक है। तो उत्तर में ऊंचा हिमालय अपने सभी विस्तारों के साथ एक प्रभावी जलवायु विभाजक की भूमिका निभाता है। यह ऊंची पर्वत श्रृंखला उपमहाद्वीप को उत्तरी पवनों से अभेद सुरक्षा प्रदान करती है। जो उत्तरी पवन है, जो साइबेरिया से, मध्य एशिया से जो आती है बच्चों, ठंडी पवनें हैं, उनको रोकने का कार्य भी है करती है। जमा देने वाली ये ठंडी पवनें उत्तरी ध्रुव रेखा के निकट पैदा होती है और मध्य तथा पूर्वी एशिया में आर पार बहती है। मध्य तथा पूर्वी पूरे चीन में और मध्य एशिया में आर पार बहती है। कोई रोकने वाला वहां पर कोई इस तरीके का पर्वत या तंत्र नहीं है। इसी प्रकार हिमालय पर्वत मानसून पवनों को रोककर उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण भी बनता है। इस तरीके से हिमालय की स्थिति अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरा है जो बच्चों, वो है जल और स्थल का वितरण। बच्चों, भारत में जल और स्थल का जो वितरण है वो किस प्रकार से है और इसकी विशेषता क्या है? बच्चों, हम जानते हैं कि जो जल है वो देरी से गर्म होता है बजाय के स्थल के, और देरी से ही ठंडा होता है। तो स्थल और जल में यह भिन्नता ही यहाँ पर देखने को मिलती है। जो तटीय क्षेत्र है, अर्थात जो प्रायद्वीपीय जो क्षेत्र है, वो वहाँ का जो तापांतर है वो कम देखने को मिलता है बजाय के उत्तरी भारत के क्षेत्रों के। भारत के दक्षिण में 3 और हिंद महासागर व उत्तर की ओर ऊंची व अविच्छिन्न पर्वत श्रेणी है। स्थल की अपेक्षा जल देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। जल और स्थल के इस विभेदीय तापन के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में विभिन्न ऋतुओं में विभिन्न वायुदाब प्रदेश विकसित हो जाते हैं। अब वायुदाब का जो प्रदेश है बच्चों कैसे विकसित होगा, दूसरी पुस्तक में हम देखेंगे, वहां पर काफी अच्छे से दिया हुआ है दूसरी पुस्तक में कि वायुदाब जो होता है तापमान, मुख्यतः तापमान से प्रभावित होता है। जहां तापमान ज्यादा होगा, जिस क्षेत्र में बच्चों तापमान ज्यादा होगा, वहां पर वायुदाब न्यून प्रकार का होगा, और तापमान यदि कम होगा तो वहां पर उच्च दाब विकसित होगा। और इन दाबों में अंतर होने के कारण ही पवनें चलती है, साथ में वर्षा के कारण भी यहां पर यही होते हैं। वायुदाब में भिन्नता मानसूनी पवनों के उत्क्रमण का कारण बनती है। जो वायुदाब में भिन्नता है, इन्हीं की वजह से मानसून प्रभावित होता है, पवनें प्रभावित होती है। जो मानसूनी प्रकार की जो पवनें हैं वो यहां पर आती है, जिससे वर्षा होती है। अगला है बच्चों समुद्र तट से दूरी, कि किस क्षेत्र की दूरी समुद्र तट से कितनी दूर पर है, यह भी देखने वाली बात है। क्योंकि समुद्रों के समीप बच्चों तापांतर कम होता है, वहां अत्यधिक सर्दी या अत्यधिक गर्मी नहीं पड़ती है। यह हम जानते हैं कि जो तटीय जो शहर है, चाहे चेन्नई हो, अभी हमने देखा था बच्चों चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, वहां पर तापमान में भिन्नता नहीं मिलती। बहुत ज़्यादा ठंड और बहुत ज़्यादा गर्मी उन क्षेत्रों में नहीं मिलती बजाय के उत्तरी भारत के राज्यों में। तो लंबी तटीय रेखा के कारण भारत विस्तृत तटीय प्रदेशों में समकारी जलवायु पाई जाती है। तटीय क्षेत्रों में कैसी जलवायु मिलती है? समकारी, अर्थात तापांतर कम देखने को मिलता है। भारत के अंदरूनी भाग समुद्र के समकारी प्रभाव से वंचित रह जाते हैं। ऐसे क्षेत्रों में विषम जलवायु पाई जाती है। ठीक है। यही कारण है कि मुंबई तथा कोंकण तट के निवासी तापमान की विषमता और ऋतु परिवर्तन का अनुभव नहीं करते। वहां पर सर्दियों में बच्चों रजाई नहीं ओढ़ते। बिल्कुल सही। आपको ताज्जुब होगा कि यह जो तटीय क्षेत्र है यहां पर सर्दियों में रजाई नहीं ओढ़ते। क्यों नहीं ओढ़ते? क्योंकि तापमान इतना रहता है कि सर्दियां कम पड़ती है, अर्थात सर्दी ना के बराबर उन क्षेत्रों में पड़ती है। उसी प्रकार से बहुत ज्यादा गर्मी भी वहां पर नहीं पड़ती है जो तटीय क्षेत्र होते हैं। दूसरी ओर समुद्र तट से दूर देश के आंतरिक भागों में स्थित दिल्ली, कानपुर, अमृतसर में मौसमी परिवर्तन पूरे जीवन को प्रभावित करती है। अत्यधिक सर्दियों की बात करें, मौसम को हम देखें, ऋतु परिवर्तन की बात करें तो सर्दियों में अत्यधिक सर्दी पड़ती है उत्तरी भारत के इन शहरों में, या पूरे उत्तरी भारत की बात करें, और गर्मियों में अत्यधिक मात्रा में गर्मी पड़ती है। तो यह तट से दूरी होने का प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों। इसके बाद देखें तो समुद्र तल से ऊंचाई, किसी क्षेत्र की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? क्योंकि हम ये जानते हैं बच्चों कि सामान्य ह्रास दर, उसके कारण
कि समुद्र तल से ऊंचाई के साथ में तापमान में गिरावट देखने को मिलती है, कि जितनी हम ऊंचाई पे जाते हैं उतनी तापमान में गिरावट होती है। तो ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। विरल वायु के कारण पर्वतीय प्रदेश मैदानों की तुलना में अधिक ठंडे होते हैं। जो मैदान जो होते हैं बच्चों, उसकी तुलना में पर्वतीय जो क्षेत्र है अधिक ठंडे होते हैं, वहाँ का तापमान कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो ऊंचाई पर है, और समुद्र तल से जितना ऊंचे पर होगा कोई क्षेत्र, उसका तापमान उतना ही कम होता हुआ जाएगा। उदाहरणार्थ, आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है। आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, और साथ में बच्चों यदि हम देखें तटीय स्थिति भी इन दोनों में नहीं पाई जाती। उसके बावजूद भी जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और दार्जिलिंग में यह 4 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। क्यों पाया जाता है बच्चों? क्योंकि दार्जिलिंग ऊंचाई पर है। ठीक है, पर्वतों में स्थित जो दार्जिलिंग जो क्षेत्र है वो ऊंचाई पर है, इस वजह से यहाँ का तापमान कम होता है, जबकि आगरा जो है वो मैदानी क्षेत्र में है, इस वजह से ऊंचाई पर नहीं है, और इस वजह से यहाँ तापमान उच्च पाया जाता है। इसके बाद है बच्चों उच्चावच, कि किसी क्षेत्र का उच्चावच किस प्रकार का है, यह भी इस चीज को प्रभावित करता है। तो भारत का भौतिक स्वरूप अथवा उच्चावच तापमान, वायुदाब, पवनों की गति, दिशा एवं ढाल की मात्रा और वितरण को प्रभावित करता है। तो भारत का जो उच्चावाच है ये इन सब चीजों को प्रभावित करता है। उदाहरण, जून और जुलाई के बीच पश्चिमी घाट तथा असम के पवन अभिमुखी ढाल अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं, जबकि इसी दौरान पश्चिमी घाट के साथ लगा दक्षिणी पठार पवन विमुखी स्थिति के कारण कम वर्षा प्राप्त करता है। बच्चों ये पर्वत है, माना कि ये पर्वत है, यहां से यदि मानसूनी पवनें आ रही है, ठीक है, या समुद्री जलवाष्प युक्त जो कोई पवनें आ रही है, और पवनें आ रही है, आने के कारण यहाँ पर ये भारी मात्रा में वर्षा करेगी, लेकिन ऊपर जाकर के यदि यहाँ पर शुष्क अवस्था में होने के कारण यहाँ पर वर्षा नहीं करेगी, और बच्चों वृष्टि छाया प्रदेश का निर्माण यहाँ पर करेगी। तो इस यहाँ पर जो उच्चावाच पाए जाते हैं उसके प्रभाव भी वर्षा के रूप में यहाँ पर देखने को मिलता है। विशेष रूप से यदि पश्चिमी घाट की बात करें बच्चों, तो पश्चिमी घाट, बच्चों यदि यहाँ बात करें पश्चिमी घाट की, तो पश्चिमी घाट के पश्चिम में यहाँ भारी मात्रा में वर्षा होती है, क्योंकि आने वाली जो मानसूनी पवनें हैं यहाँ पर भारी मात्रा में वर्षा करती है। लेकिन इसके विपरीत इसके पीछे की साइड में यहाँ वृष्टि छाया प्रदेश बनता है, वर्षा कम होती है। तो उच्चावाच ने यहाँ पर वर्षा को प्रभावित किया। उसी प्रकार से बच्चों असम में भी इसी प्रकार की चीजें देखने को मिलती है। ठीक है, अगला है बच्चों वायुदाब एवं पवनों से जुड़े कारक। पहला था स्थिति और उच्चावाच से संबंधित कारक, और दूसरा है बच्चों वायुदाब और पवनों से जुड़े जो कारक कौन कौन से हैं जिससे कि यहाँ की जो जलवायु है वो प्रभावित होती है। भारत की स्थानीय जलवायु में पाए जाने वाली विविधता को समझने के लिए निम्नलिखित 3 कारकों की क्रियाविधि जानना आवश्यक है। पहला है वायुदाब एवं पवनों की धरातल पर वितरण, कि वायुदाब और पवनें धरातल पर किस प्रकार से पाई जाती है, उनका वितरण किस प्रकार से मिलता है, यहाँ पर यह चीज देखने वाली है। बच्चों इसको हम आगे अच्छे से अगली जो क्लासेज होगी बच्चों वहां पर देखेंगे। दूसरा है भूमंडलीय मौसम को नियंत्रित करने वाले कारकों और विभिन्न वायु संहतियों एवं जेट प्रवाह के अंतर्वाह द्वारा उत्पन्न ऊपरी वायु संचरण। ठीक है, जो ऊपरी वायु संचरण किस प्रकार का है, नियंत्रित करने वाले भूमंडलीय मौसम को नियंत्रित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, वायु संहतिया, जेट प्रवाह किस प्रकार से, ये पूरा जो तंत्र है बच्चों हम अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, इससे संबंधित पूरा एक तंत्र होगा, उसको हम अगली क्लास में समझेंगे कि किस प्रकार की चीजें यहाँ पर वितरित है और उनका क्या क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। और तीसरा है बच्चों कि शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभ तथा दक्षिण पश्चिमी मानसून काल में उष्णकटिबंधीय अवदाबों के भारत में अंतर्वहन के कारण उत्पन्न वर्षा की अनुकूल दशाएं। ये सब सारे जो तंत्र हैं बच्चों अगली क्लासेज में इसी चैप्टर में हम देखेंगे, विस्तार से इनका अध्ययन करेंगे। उपयुक्त 3 कारकों की क्रियाविधि को शीत व ग्रीष्म ऋतु के संदर्भ में अलग अलग भांति भांति समझा जा सकता है। जो जलवायु है वो किस प्रकार की है, मानसून प्रकार की है। ठीक है, मानसून प्रकार की जलवायु है। इस तरीके से हम जानते हैं कि भारत की जलवायु मानसून प्रकार की है। आज की क्लास में बच्चों हम देखेंगे कि मौसम की क्रियाविधि किस प्रकार से है, मौसम की जो हमारी क्रियाविधि है वो किस प्रकार से है, और उससे संबंधित कुछ शब्दावलियों का प्रयोग करते हुए हम कुछ नई चीजों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। जिसमें से पहला है बच्चों
अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र अर्थात ITCZ, ITCZ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेशन जोन। ठीक है बच्चों, अब ITCZ के बारे में और इससे संबंधित पवने, दाब पेटियां आदि चीजें हम दूसरी जो पुस्तक है बच्चों उसमें अध्ययन कर, ठीक है, वहां पर हम इसका अध्ययन करेंगे। इसके बारे में यदि मैं मोटा मोटी अनुमान के तहत बताऊं बच्चों कि हम ये जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है उसमें भूमध्य जो रेखा है, भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक तापमान होता है और सर्वाधिक तापमान पाए जाने के कारण यहाँ पर बच्चों दाब किस प्रकार का मिलता है, निम्न दाब, लो प्रेशर मिलता है। ठीक है, और इसके विपरीत ध्रुवों पर उच्च दाब मिलता है, यहाँ पर उच्च दाब मिलता है और भूमध्य रेखा के समीप यहाँ पर निम्न दाब की स्थिति देखी जाती है। साथ ही बच्चों यहाँ पर हमने ये भी देखा कि यहाँ पर चलने वाली जो व्यापारिक पवने हैं, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने और दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने, दोनों जो व्यापारिक पवने हैं यहाँ आकर के मिल जाती है। ठीक है, इसे हमने क्या कहा, ITCZ कहा। दोनों पवने यहाँ पर आकर के मिल जाती है और इसे हमने क्या कहा, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। दोनों पवने यहाँ पर अभिसरण कर रही है और ये किस प्रकार का, कौन से दाब का क्षेत्र है बच्चों, ये निम्न दाब का क्षेत्र है। यहाँ पर ये देखने वाली बात है बच्चों कि सूर्य की लंबवत जो स्थिति होती है, अर्थात जो सूर्य जहां पर सीधा चमकता है वहां पर अमूमन तौर पर वो भूमध्य रेखा के समीप ही होता है, लेकिन सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने की स्थिति में कर्क रेखा से बच्चों, कर्क रेखा से, यह कर्क रेखा है और यह मकर रेखा है। ठीक है, तो साल भर सूर्य कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य गति करता है। सूर्य गति नहीं करता, पृथ्वी की गति और पृथ्वी की स्थिति के अनुसार सूर्य सीधा चमकता है कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा के मध्य तक। ठीक है, तो यहां पर सीधा सूर्य चमकता है। अब बच्चों इस सूर्य का उत्तरायण अर्थात कर्क रेखा पर जाना, फिर वापस भूमध्य रेखा पर आना, फिर दक्षिणायन अर्थात मकर रेखा पर जाना, और यह उत्तरायण और दक्षिणायन जो होता है उन्हीं के कारणों से ऋतु परिवर्तन देखा गया है। अर्थात सर्दियों का पड़ना, गर्मियों का पड़ना, ये जो ऋतु परिवर्तन होते हैं सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने से ही होते हैं, जहां सूर्य कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य सीधा अर्थात लंबवत चमकता है। ठीक है, और यही इसी की वजह से जो ITCZ होता है, ठीक है, जो ITCZ जो होता है जिसे हम अमूमन तौर पर विषुवत रेखा पर मानते हैं, ठीक, लेकिन ये विषुवत रेखा पर ना होकर के इसका भी सूर्य के साथ में ही उत्तरायण और दक्षिणायन पाया जाता है। यह भी उत्तर और दक्षिण की ओर गति करता है, लेकिन ये सीधी रेखा के रूप में प्राप्त ना होकर के स्थल बच्चों, पृथ्वी पर स्थल और जल की उपस्थिति के कारण, ठीक है, वहां पर क्योंकि तापमान में भिन्नता होती है और तापमान में भिन्नता होने के कारण यहां पर ये जो ITCZ है, यह इसकी जो रेखा है यह भी भिन्नता प्रदर्शित करेगी। ठीक है, तो विषुवत वृत्त पर स्थित अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र है। इस क्षेत्र में व्यापारिक पवनें मिलती है, अतः इस क्षेत्र में वायु ऊपर उठने लगती है, और वायु ऊपर उठने लगती है इसका मतलब यह है कि यहां पर निम्न दाब का क्षेत्र है बच्चों। जुलाई के महीने में ITCZ 20 डिग्री से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के आसपास गंगा के मैदान में स्थित हो जाता है। तो बच्चों यहां पर देखने वाली बात है कि जून के महीने में जब सूर्य उत्तरायण होकर के कर्क रेखा पर सीधा चमकता है और कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य में से होकर के निकलती है, 23.5 डिग्री की ये जो रेखा होती है, 23.5 डिग्री उत्तरी और यह 23.5 डिग्री दक्षिणी। ठीक है, तो 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश की जो रेखा जिसे हमने कर्क रेखा का नाम दिया बच्चों, तो वो रेखा भारत के बिल्कुल मध्य में से होकर के निकलती है। और जून के महीने में, ठीक है, जून के महीने में यह ITCZ का भी उत्तरायण देखा जाता है, क्योंकि सूर्य का उत्तरायण देखा जाता है। साथ ही बच्चों यहां पर यह भी देखा गया है कि ITCZ भी उत्तर की ओर गमन करती है। तो यहां पर बच्चों जुलाई के महीने में, जून के बाद जुलाई आता है, क्योंकि जून के महीने के आसपास आखिरी जो जून है या फिर शुरुआती जो जुलाई का महीना है उसमें ITCZ 20 डिग्री से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास गंगा के मैदान में स्थित हो जाती है। यह हम देख चुके हैं। इसे कभी कभी मानसूनी गर्त भी कहते हैं।
यह जो ITCZ है बच्चों, यह ITCZ क्या होगा? निम्न दाब का क्षेत्र है। निम्न दाब का क्षेत्र है तो आसपास की जो पवनें हैं वो इसमें आकर के अभिसरित होगी, इसमें आकर के मिलेगी, जिसे हमने क्या नाम दिया? व्यापारिक पवनों का नाम दिया। ठीक है, और यह ITCZ जहां भी जाएगा, यह ITCZ बच्चों जहां भी जाएगा वहां आसपास की पवनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा, क्योंकि यह निम्न दाब का क्षेत्र है, इसीलिए इसे मानसूनी गर्त भी हम कहते हैं। हम आगे पढ़ेंगे बच्चों इसी चैप्टर में इसका किस प्रकार से जो इसकी स्थिति है वो मैदानों में आ जाती है, भारत के उत्तरी मैदानों में, और वहां आकर के मानसून को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह भी हम आगे देखेंगे। इस चित्र में, हम मानचित्र में बच्चों देख सकते हैं कि जो ITCZ की जो स्थिति है वो किस प्रकार से है। यहां पर जो इसमें मोड़ का जो पड़ना है, यह लाइन जो कि किस प्रकार की है? जुलाई में ITCZ की स्थिति को दर्शाती है। यहां पर आप बच्चों सोच रहे होंगे कि आखिर इतना मोड़ क्यों है इसमें। उसी प्रकार से यह जो लाइन है यह जनवरी में ITCZ की स्थिति को दर्शाती है। बच्चों आप सोच रहे होंगे कि इस लाइन में, जिसे ITCZ हमने कहा, इसमें आखिर इतना मोड़ क्यों है? क्योंकि बच्चों यहां पर स्थल और जल का जो वितरण है उसमें भिन्नता देखी गई है। यही कारण है कि यहां पर भारतीय जो प्रायद्वीप है, साथ ही भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्वी एशिया, ठीक है, यहां पर जो ITCZ की स्थिति है वो बिल्कुल भिन्न तरीके से है, काफी उत्तर में जाकर के यह पाई जाती है। जुलाई की जो ITCZ की जो लाइन है बच्चों, ये काफी उत्तर, काफी विचलित दिखाई देती है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ अफ्रीका के साथ ही बच्चों मेडागास्कर के समीप यहाँ पर भी जो जनवरी की जो ITCZ है वो काफी दक्षिण में जाती है, इसमें भिन्नता देखी जाती है। और लेकिन समुद्रों में जो जलीय जो भाग है बच्चों, वहां पर इसका भिन्नता अर्थात इसमें दूरी नहीं देखी जाती, काफी समीप यहां पर समुद्रों में यह देखी जाती है, चाहे वो प्रशांत महासागर हो या अटलांटिक महासागर हो। लेकिन स्थल भागों पर चूंकि जल और स्थल का वितरण में असमानता देखी जाती है, वहां पर तापमान में भी असमानता देखी जाती है, इस वजह से ITCZ की जो लाइन है इसमें भी भिन्नता देखी जाती है। ठीक है बच्चों, यह मानसूनी गर्त उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत पर तापीय निम्न वायुदाब के विकास को प्रोत्साहित करता है। विशेष रूप से उत्तर और उत्तर पश्चिमी जो भारत है वहां पर तापीय जो निम्न वायुदाब है, ठीक है, हमने अभी बताया बच्चों कि निम्न वायुदाब का यह क्षेत्र होगा और उसको यह प्रोत्साहित भी करता है, जिससे कि मानसूनी पवनों को आने के लिए प्रोत्साहित भी यह करेगा। ITCZ के उत्तर की ओर खिसकने के कारण दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें 40 डिग्री और 60 डिग्री पूर्वी देशांतरों के बीच विषुवत वृत्त को पार कर जाती है। यहां पर बच्चों हम देख सकते हैं कि ये जो 0 डिग्री की जो लाइन है, इसे मैं इस तरीके से दिखा सकता हूं। ये 0 डिग्री की जो लाइन है, इससे विचलन किस प्रकार से देखा गया है। ठीक है, इससे विचलन किस प्रकार से देखा गया है। साथ ही हम ये भी देख सकते हैं कि यहां विषुवत वृत्त से यह ऊपर की ओर यहां से जाती हुई दिखाई देती है, यहां से जाती हुई विषुवत वृत्त से ऊपर की ओर दिखाई देती है। ठीक है, तो दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें 40 और 60 डिग्री पूर्वी देशांतरों के बीच विषुवत रेखा को पार कर जाती है। जब ये ITCZ बच्चों उत्तर की ओर गमन करेगा, जब ITCZ उत्तर की ओर गमन करेगा तो हम दूसरी पुस्तक में जैसे कि हमने पढ़ा है, तो ITCZ के साथ ही बच्चों यहां पर हम इस तरीके से देख सकते हैं इसको, तो ITCZ के अंदर जो मिलने वाली व्यापारिक पवनें हैं, ट्रेड विंड्स है, वो भी उत्तर की ओर खिसक जाएगी। ठीक है, यहां पर बच्चों हम ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से इन ITCZ में जाने वाली जो पवनें हैं, ठीक है, हम ये जानते हैं कि ITCZ में जो जाती है वो कौन सी पवनें होती है? व्यापारिक पवनें होती है। लेकिन
यह है ITCZ यदि उत्तर की ओर खिसक जाएगा तो साथ ही जो दक्षिणी गोलार्ध पर जो व्यापारिक पवनें आती, अर्थात ये वाली जो व्यापारिक पवनें हैं जो दक्षिणी गोलार्ध में आती है, उनकी स्थिति भी उत्तर की ओर चली जाएगी। ठीक है, तो यहां पर इसमें आने वाले जो अंतर है, ITCZ में जो आने वाला जो अंतर है वो पवनों को भी प्रभावित करेगा, विशेष रूप से व्यापारिक पवनों को प्रभावित करेगा। ठीक है बच्चों, और यहां पर इसकी स्थिति उत्तर की ओर जब देखी जाती है, भारत में यदि हम बात करें यहां पर इसकी स्थिति उत्तर की ओर देखी जाती है, तो यहां पर दक्षिणी गोलार्ध में जो चलती, विशेष रूप से सामान्य स्थिति में ये जो दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली जो व्यापारिक पवनें हैं, यह उत्तर की ओर खिसक जाएगी और विषुवत रेखा को भी पार करके यहां पर ITCZ में मिल जाएगी। यह देखने वाली बात है, इसकी इंपोर्टेंस है, आगे जब हम मानसून पढ़ेंगे बच्चों तब इसकी इंपोर्टेंस हमें समझ में आएगी। ठीक है, कोरियोलिस बल के प्रभाव के से विषुवत वृत्त को पार करने वाली इन व्यापारिक पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हो जाती है। ठीक है, अब इसको हम यहां पर इस तरीके से देख सकते हैं बच्चों कि सामान्य तौर पर यह है इस तरीके से व्यापारिक पवनें चलती है, जिससे हमने उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें, यहां पर इनका क्या नाम है, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें, और इनका नाम है दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें। ठीक है, यहां पर ये दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें जो दक्षिणी गोलार्ध में चलती है और उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें जो उत्तरी गोलार्ध में चलती है, और दोनों मिलकर के कहां मिल जाती है, निम्न दाब युक्त जो क्षेत्र है, लो प्रेशर वाला निम्न दाब वाला जो ITCZ है, यहां पर जाकर के मिल जाती है। लेकिन बच्चों सूर्य के उत्तरायण या दक्षिणायन होने के साथ में, सूर्य के उत्तरायण या दक्षिणायन होने के साथ में यह ITCZ भी विचलित कर देता है। ITCZ की स्थिति भी उत्तर और दक्षिण में हो जाती है, और यह कारण है कि यहां पर जो व्यापारिक पवनें, दक्षिण पूर्वी जो व्यापारिक पवनें हैं जो कि दक्षिणी गोलार्ध में चलनी चाहिए थी, वो दक्षिणी गोलार्ध में ना चल करके, यदि मैं इस तरीके से कहूं कि बच्चों ये ITCZ यदि यहां पर इस तरीके से हो रहा है तो यह उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें यहां आ जाएगी, इस साइड शिफ्ट हो जाएगी, और साथ ही यह जो दक्षिण पूर्वी जो व्यापारिक पवनें यहां पर चलनी चाहिए थी, उनकी दिशा कोरियोलिस बल का प्रभाव के कारण, तो ये इनकी जो दिशा है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हो जाएगी, इस तरीके से हो जाएगी। कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हो जाएगी, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में हम जानते हैं बच्चों कोरियोलिस बल का जो प्रभाव होता है, उत्तरी गोलार्ध में सीधे चलने वाली जो पवनें हैं वो अपने राइट हैंड पर मुड़ जाती है। ठीक है, अपने राइट हैंड पर मुड़ जाती है, तो यदि ये यहां से चलती तो यहां से राइट हैंड की ओर मुड़ जाएगी, राइट हैंड की ओर मुड़ जाएगी, और यही कारण है कि यह दक्षिणी गोलार्ध में जिनकी दिशा दक्षिण पूर्व होती है वो उत्तरी गोलार्ध में जाकर के यही पवनें ITCZ के खिसकाव के होने के कारण उत्तरी गोलार्ध में चल करके दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चली जाती है। इस तरीके से इनकी दिशा इस प्रकार से होती है। ये किस वजह से होती है बच्चों, सूर्य की उत्तरायण होने की वजह से ITCZ की स्थिति में परिवर्तन होने के कारण इनमें इस प्रकार की स्थिति देखी जाती है। यही दक्षिण पश्चिम मानसून है, और इसी को ही हम क्या कहते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। बहुत साधारण शब्दों में हम इसे समझ सकते हैं। शीत ऋतु में ITCZ दक्षिण की ओर खिसक जाता है, इसी के अनुसार पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम से बदलकर उत्तर पूर्वी हो जाती है, यही उत्तर पूर्व मानसून है। यह जब बच्चों गर्मियों में इसकी स्थिति उत्तर की ओर हो जाती है, ठीक है, जून के महीने, जुलाई के महीने में, लेकिन जैसे जैसे सूर्य का दक्षिणायन होगा, सूर्य दक्षिण की ओर सीधा चमकेगा, उसी तरीके से ITCZ की स्थिति भी दक्षिण की ओर आने लगेगी। सर्दियों में दिसंबर जनवरी के महीने में बच्चों, सर्दियों में इस ITCZ की स्थिति दक्षिण की ओर खिसक जाएगी, और यही कारण है बच्चों, इसी के कारण पवनों की जो दिशा है, जो पवनों की जो दिशा थी उसमें भी बदलाव देखा जाएगा। उसमें किस प्रकार से बदलाव देखा जाएगा, जो दक्षिण पश्चिम से बदल करके बच्चों, दक्षिण पश्चिम, यहां पर दक्षिण और ये पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम की दिशा थी, इनकी आने वाली जो दिशा थी दक्षिण पश्चिम से बदल करके उत्तर पूर्वी दिशा में हो जाएगी, ये इस दिशा में हो जाएगी। बच्चों पवनों का जो नामकरण किया जाता है, जहां से आ रही होती है, वो जहां से जिस दिशा से आ रही होती है उस दिशा से ही उनका नामकरण कर दिया जाता है। ठीक है, तो इनकी जो स्थिति दक्षिण पश्चिम की थी, कब, गर्मियों में,
ठीक है। लेकिन जब शीतकाल की स्थिति देखी जाती है तब इनकी स्थिति रिवर्स हो जाती है, उल्टी हो जाती है और उत्तर पूर्वी इन पवनों का संचार होने लगता है। कब बच्चों? शीतकाल के दौरान, ठीक है। शीतकाल के जो मानसून होता है या ग्रीष्मकालीन मानसून की स्थिति कैसी थी? ग्रीष्मकालीन मानसून की स्थिति इस प्रकार से थी, इस प्रकार से थी, ठीक है। इस दिशा में चलते थे, इस दिशा में चलते थे। लेकिन शीतकालीन जो मानसून होते हैं उनकी स्थिति इस प्रकार से होगी, इनकी दिशा इस प्रकार से होगी। तो देखने वाली बात है कि बच्चों सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने के कारण ITCZ में बदलाव होता है और ITCZ में बदलाव होने के कारण ही यहां पर व्यापारिक पवनों की जो दिशा है उसमें बदलाव देखा जाता है और व्यापारिक पवनों की दिशा के बदलाव को ही हम यहां पर मानसून कहते हैं, जो कि गर्मियों में दक्षिण पश्चिम दिशा से आता हुआ दिखाई देता है और सर्दियों में उत्तर पूर्व दिशा से आता हुआ दिखाई देता है। और इसी को ही हम शीतकालीन मानसून और ग्रीष्मकालीन मानसून कहते हैं। बच्चों यहां पर देखने वाली बात है कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून है अर्थात ग्रीष्मकालीन जो मानसून है वो कहां से आता है? वो जलीय भाग से आता है, इसलिए वहां पे आर्द्रता आती है और भारत में और उसके आसपास के जो क्षेत्र में भारी वर्षा का कारण भी बनते हैं। लेकिन जो शीतकालीन मानसून होता है उत्तर पूर्वी क्षेत्रों से आते हैं और वह शुष्क होते हैं, इस कारण से उससे वर्षा नहीं होती, अमूमन रूप से उससे वर्षा नहीं होती, कुछ क्षेत्रों को छोड़ दे तो इस तरीके से ये मानसून को जो प्रभावित करता है वो ITCZ की बहुत इंपॉर्टेंस इसमें रोल होती है। ठीक है बच्चों, इस बात को हमने यहां पर समझा। इसके बाद दूसरा है हमारा जेट प्रवाह। पहला हमने देखा बच्चों ITCZ और दूसरा हम देखेंगे जेट प्रवाह। अब ये जेट प्रवाह होता क्या है? सबसे पहली बात यह है कि इसकी उत्पत्ति कैसे होती है और कहां होती है बच्चों। तो इसकी उत्पत्ति बच्चों क्षोभ सीमा पर होती है, धरातल पर नहीं होती। इसकी उत्पत्ति क्षोभ सीमा पर 8 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर देखी जाती है। दूसरी यह क्यों उत्पन्न होता है? तापीय विरोधाभास के कारण इसकी उत्पत्ति देखी जाती है। अलग अलग तापमान का जो विरोधाभास देखा जाता है इस वजह से इसकी उत्पत्ति देखी जाती है। क्षोभ सीमा पर होती है, तापीय विरोधाभास के कारण होती है और ये पूरी पृथ्वी पर, जैसे चित्र में हम देख रहे हैं, पूरी पृथ्वी पर चलता है और सीधी ना चल करके सर्पिलाकार रूप से, यहां पर हम देख सकते हैं सर्पिलाकार रूप से चलती है। ठीक है, धरातल पे नहीं चलती, लेकिन बच्चों इसका जो प्रभाव है वो धरातल पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जहां पर ये इस तरीके से चलती है बच्चों, जहां पर सुरंग और गर्त हमें दिखाई देते हैं। जहां पर गर्त है बच्चों, जहां पर गर्त होते हैं वहां पर प्रति चक्रवाती अवस्था देखी जाती है, अर्थात गर्त वाली स्थिति में दाब देखा जाएगा और दाब होगा वहां पर वायु प्रति चक्रवातीय रूप में हमें प्राप्त होगी। लेकिन जहां पर सुरंग होगा वहां पर चक्रवातीय अवस्थाएं देखी जा सकती है। तो इनकी उपस्थिति भी हमारे मानसून को प्रभावित करती है, इनका चलना भारी मात्रा में प्रभावित करता है। आगे भी हम यहां पर देखेंगे। तो जेट प्रवाह पश्चिम से पूर्व दिशा में तेज गति से क्षोभ सीमा की ऊंचाई लगभग 12 किलोमीटर पर चलने वाली विसर्पी पवन धारा को जेट प्रवाह कहते हैं। कितनी इंपॉर्टेंट बात है, किधर से चलती है? पश्चिम से पूर्व, इसलिए इसे पछवा भी कहते हैं। इसकी दिशा कैसी है बच्चों? पश्चिम से पूर्व है, इसलिए इसे पछवा भी कहते हैं। और तेज गति से चलती है, भारी मात्रा में तेज गति से चलती है, क्षोभ सीमा के समीप चलती है लगभग 12 किलोमीटर पर और विसर्पी चलती है पवन धारा को जेट प्रवाह कहते हैं। इनकी जो उपयोगिता है बच्चों, इनकी उपयोगिता वास्तविक रूप से देखें तो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात देखने को मिली। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब ऊपरी स्तर पर इतनी ऊंचाई पर, ठीक है, काफी ऊंचाई पर क्षोभ सीमा के समीप, जब वहां पर जो बच्चों वहां पर वायुयान जब जा रहे थे तो वहां पर यह देखा गया कि इस प्रकार की कोई तेज गति से चलने वाली कोई पवनें हैं, कोई इस प्रकार की ऐसी पवनें पाई जाती है जो कि काफी ऊंचाई पर तेज गति से चलती है। तब जाकर के वहां पर रिसर्च हुआ, अनुसंधान हुआ तो पाया गया कि पृथ्वी पर कुछ विशिष्ट स्थितियों में जेट प्रवाह पाए जाते हैं। ठीक है, अब जेट प्रवाह की विशेषताएं क्या है? सामान्यतः जेट धाराएं हजारों किलोमीटर लंबी, सैकड़ों किलोमीटर चौड़ी और कुछ किलोमीटर मोटी होती है। ठीक है, ये 3D के रूप में होती है, 3 डायमेंशन में होती है, त्रिआयामी होती है। काफी इसकी लंबाई होती है, हजारों किलोमीटर, लगभग पूरी पृथ्वी को इसमें घूमती है। ठीक है, और सैकड़ों किलोमीटर चौड़ी और कुछ किलोमीटर मोटी
होती है, तो ये 3D के रूप में होती है। सामान्यतः जेट धाराएं वायुमंडल में पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। ज्यादातर जो जेट धाराएं हैं बच्चों वो पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। कुछ जो जेट धाराएं हैं वो पूर्व दिशा से पश्चिम की तरफ पाई भी गई हैं, तो उसके कुछ विशिष्ट कारण हैं, ठीक है। लेकिन ज्यादातर जो जेट धाराएं मिलती है बच्चों वो पश्चिम से पूर्व की ओर मिलती है, पछुआ के रूप में हमें प्राप्त होता है। जेट धाराएं शीत ऋतु में सदैव तीव्र चलती है, क्योंकि इस समय ही तापमान में भिन्नता अधिक देखने को मिलती है। अब मैंने बताया बच्चों क्यों चलती है, तापीय विरोधाभास होने के कारण, तापमान में विरोधाभास होने के कारण इनकी उत्पत्ति होती है। जेट धाराएं कभी भी सीधी रेखा के रूप में नहीं चलती है, विसर्पण करती हुई चलती है, विसर्पण करती हुई चलती है इस प्रकार से, जैसे कि हमने भी बताया। जेट धाराएं क्षोभ मंडल या समताप मंडल में चलती है। जेट धाराओं की गति कभी भी समान नहीं होती, कभी ये तीव्र तो कभी धीमी गति से चलती है। यदि तापीय विरोधाभास ज्यादा होगा बच्चों तो इसकी गति भी तेज हो जाएगी, और तापीय विरोधाभास कम होगा तो इसकी गति कम हो जाएगी। तो तापमान में विरोधाभास किस प्रकार से है, अलग अलग तापमान की यदि स्थिति देखी जाती है वहां पर ही उतनी ही गति से, उतनी ही तेज गति से यह जेट धाराएं चलती है। अब अगला है बच्चों पश्चिमी विक्षोभ। तीसरा है पश्चिमी विक्षोभ। पहला हमने देखा ITC-Z, दूसरा देखा जेट धाराएं, और तीसरा है बच्चों पश्चिमी विक्षोभ। ये पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है इसके बारे में हमें देखना है। बच्चों पश्चिमी जो विक्षोभ हम जानते हैं, न्यूज़पेपर्स में, समाचार पत्रों में, समाचार चैनलों में हम जानते हैं, देखते हैं, सुनते भी हैं बच्चों कि आज पश्चिमी विक्षोभ के कारण शीतलहर में तेजी आ गई है, या फिर पश्चिमी विक्षोभ के कारण आज वर्षा होने की संभावना है। इस तरीके की चीज़ें हम पढ़ते हैं। आखिर पश्चिमी विक्षोभ होता क्या है, भूगोल के विद्यार्थी होने के नाते हमें पता होना चाहिए बच्चों। साथ ही पश्चिमी जो विक्षोभ है ये भारतीय जो मानसून है इसको भी प्रभावित करता है। तो उसको किस प्रकार से प्रभावित करता है ये आगे देखेंगे, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ होता क्या है इसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। बच्चों हम ये जानते हैं कि चक्रवातीय जो अवस्था है, दो प्रकार के चक्रवात बनते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो होते हैं बच्चों, और दूसरा है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में वाताग्र की स्थिति के कारण वहां पर बनते हैं। दूसरी पुस्तक में हमने अच्छे से पढ़ा है। तो बच्चों शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो कि वाताग्रीय स्थिति से बनते हैं, वहां पर भी देखा जाए तो अलग अलग भौतिक गुणधर्मों की जब वायु आपस में मिलती है तब इनकी उत्पत्ति वाताग्रों की होती है, और तब जाकर के चक्रवात जो बनते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात बनते हैं। और उन्हीं का एक रूप है पश्चिमी विक्षोभ। उन्हीं का एक रूप है पश्चिमी विक्षोभ, जो कहां पैदा होते हैं, भूमध्य सागर पर पैदा होते हैं। भूमध्य सागर काफी दूर है, ठीक है, हमारे से यहां से काफी दूर है, लेकिन उसका प्रभाव बच्चों यहां भारत पर, विशेष रूप से उत्तरी भारत पर बहुत देखा जाता है। भारत में आने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात भूमध्य सागर के ऊपर पैदा होते हैं और पश्चिम से पूर्व दिशा में आगे बढ़ते हैं। पश्चिम से पूर्व अर्थात भूमध्य सागर से भारत तक उनकी स्थिति पाई जाती है, वहां से वो लगातार रूप से आते हैं। पूर्व दिशा से आगे बढ़ते हुए इराक, ईरान, अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान को पार करने के बाद भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में प्रवेश कर जाते हैं। क्योंकि वे पश्चिमी दिशा से आते हैं इसलिए इन्हें पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। सीधी सी बात है, पश्चिम दिशा से आते हैं इसलिए इन्हें पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। और ये पश्चिमी जो विक्षोभ होते हैं बच्चों, ये हमारे भारत की जो मानसूनी जो जलवायु है इसको भारी मात्रा में प्रभावित भी करते हैं। विशेष रूप से यह सर्दियों में यहाँ पर वर्षा लाने का कारक होते हैं, और जो शीतकाल बढ़ाने के लिए, जो सर्दियां बढ़ाने के जो कारक है वो भी यही होते हैं। यहां पर बच्चों हम देख सकते हैं चित्र के द्वारा कि यहां पर उच्च वायुदाब है, ठीक है, और यहां पर लो प्रेशर निम्न वायुदाब है, ठीक है बच्चों। अब हम ये भी जानते हैं कि दाब प्रवणता बल होने के कारण वायु जो चलती है वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होती है। यहां पर उत्तरी भारत का जो क्षेत्र है यहां पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनेगा। तो इसी कारण से भूमध्य सागर से भारत तक
बिल्कुल पार होते हुए, अभी हमने बताया इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए भारत में, विशेष रूप से उत्तरी भारत जो मैदानी जो भाग है यहाँ पर ये आते हैं और यहाँ इस क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। मानचित्र में हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। लेकिन हिमालय की स्थिति होने के कारण, यहाँ पर बच्चों हिमालय की स्थिति होने के कारण यहीं पर ही रुक जाते हैं, ठीक है, और इसी क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। ठीक, तो हमने देखा कि यहाँ पर हिमालय की स्थिति है और हिमालय की स्थिति होने के कारण यहीं तक आकर के टकरा जाते हैं और इस क्षेत्र को ही प्रभावित करते हैं, विशेष रूप से उत्तरी भारत को ही प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो इस चित्र को हमने यहाँ पर देखा। ये शीत ऋतु में अधिक सक्रिय होते हैं और समस्त उत्तरी भारत के मौसम को प्रभावित करते हैं। जैसे कि हमने बताया कि शीत ऋतु में ज़्यादा प्रभावित होते हैं और उत्तरी भारत को प्रभावित करते हैं। यद्यपि इनका मुख्य प्रभाव क्षेत्र जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही है, तथापि ये कभी कभी बिहार, बंगाल, असम तथा अरुणाचल प्रदेश तक मौसम को प्रभावित करते हैं। काफ़ी दूर तक भी मौसम को प्रभावित करते हैं। इनका सीधा जो प्रभाव है वो केवल उत्तर भारत तक ही देखा जाता है, लेकिन कभी कभी ये पूर्व और उत्तर पूर्व के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर भी अपने प्रभाव दर्शा देते हैं। ठीक है बच्चों, इनके आगमन से शीतकाल में पर्वतीय प्रदेश में हिमपात होता है और मैदानी भागों में हल्की वर्षा होती है। जब वहां से आते हैं, अब बच्चों वहां से आते हुए कहां से, भूमध्य सागर से आ रहे हैं और भूमध्य सागर से आ रहे हैं तो आर्द्रता तो लाएंगे ही लाएंगे। ठीक है, जलीय क्षेत्र से आ रहे हैं इसलिए आर्द्रता लाएंगे और आर्द्रता लाते हैं तो यहां वर्षा भी करते हैं। लेकिन बच्चों पर्वतीय क्षेत्रों में, चूंकि सर्दियों का मौसम है इसलिए पर्वतीय क्षेत्रों में हिमपात करते हैं, जबकि मैदानी भागों में वर्षा करते हैं। दिसंबर से फरवरी तक के 3 महीनों में हिमालय क्षेत्र में लगभग 60 सेंटीमीटर, पंजाब में 12 सेंटीमीटर, दिल्ली में 5.3 सेंटीमीटर तथा उत्तर प्रदेश एवं बिहार में 2.5 से 1.8 सेंटीमीटर वर्षा हो जाती है। किनकी वजह से? इन्हीं पश्चिमी विक्षोभ की वजह से। यह वर्षा कम मात्रा में होने के बावजूद भी उत्तरी भारत में रबी की फसलों, विशेषतः गेहूं की फसल के लिए बहु लाभदायक होती है। यह बच्चों जो सर्दियों में जो रबी की फसल बोई जाती है उसके लिए तो यह अमृत तुल्य है, अमृत के समान है। क्यों है अमृत के समान? क्योंकि इस समय यहाँ पर वर्षा की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है और यहाँ गेहूं की, विशेष रूप से गेहूं की जो फसल इन क्षेत्रों में बोई जाती है, उत्तर भारत के इन क्षेत्रों में, इसके लिए तो बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है। पश्चिमी विक्षोभ का जीवन काल 3 से 4 दिन का होता है, बहुत कम छोटा इसका जीवन काल होता है। इस अवधि में शीतलहर चलती है और तापमान सामान्य से 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। सामान्य से कम यहाँ पर देखा गया है तापमान का होना। तो इस तरीके से पश्चिमी विक्षोभ की जो स्थिति है वो भी प्रभावित करती है। प्रातः एवं शाम के समय धुंध एवं कोहरा सामान्य सी बात होती है। कई बार 2 से 3 पश्चिमी विक्षोभ एक दूसरे के पीछे लगातार रूप से आ जाते हैं। 2-3 विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ है वो लगातार रूप से एक साथ आते हैं और 8-10 दिन तक मौसम को प्रभावित करते रहते हैं। हम ये बच्चों सुनते हैं कि अगले आने वाले 5 दिन, अगले आने वाले 10 दिन पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा वाले रहेंगे, अधिक सर्दी रहेगी। तो ये सब इन्हीं के प्रभाव से हैं। लगातार कई बार देखे गए हैं कि लगातार 2-3 पश्चिमी विक्षोभ लगातार रूप से आते हैं। इन विक्षोभों को भारत में लाने में जेट प्रवाह का बहुत बड़ा योगदान है। तो जेट प्रवाह हमने देखी थी बच्चों, उसका योगदान ज्यादा रहता है। ठीक है, ये दिसंबर से मार्च तक सक्रिय रहते हैं। पूरे सर्दी का जो काल है, हमारे यहाँ पर सर्दी का जो काल माना जाता है दिसंबर से मार्च तक का माना जाता है। तो उस समय पर यह है अत्यधिक मात्रा में सक्रिय रहते हैं। सामान्यतः 1 माह में 4 से 6 चक्रवात आते हैं। इनकी जो उपस्थिति देखी गई है वो लगभग 1 महीने में 4 से 6 चक्रवातों की देखी गई है। ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे शीत ऋतु में मौसम की क्रियाविधि। तो बच्चों हमने 3 चीजें शुरुआती तौर पे देखी। एक तो ITCZ, एक जेट धारा, एक पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, तो 3 चीजों के बारे में अध्ययन किया। उसके बाद हम देखेंगे कि शीत ऋतु में मौसम की क्रियाविधि किस प्रकार से रहती है भारत में। तो भारत में शीत ऋतु किस प्रकार से रहती है? पहली जो चीज है वो है धरातलीय वायुदाब तथा पवने। धरातल का जो वायुदाब है और पवने किस प्रकार से होती है उसको देखेंगे। तो शीत ऋतु में भारत का मौसम मध्य एवं पश्चिम एशिया में वायुदाब के वितरण से प्रभावित होता है। जो शीत ऋतु का जो मौसम है
विशेष रूप से हम बात करें तो मध्य एशिया और पश्चिम एशिया का जो वायु दाब है उससे प्रभावित होता है। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करें बच्चों तो यहाँ पर विशेष रूप से तिब्बत का जो पठार है, हिमालय के उत्तर में तिब्बत पर उच्च वायुदाब केंद्र स्थापित हो जाता है। बच्चों ये जो तिब्बत का जो क्षेत्र है लगभग 4 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। जो महासागरीय सतह है, सागरीय जो सतह है, जल स्तर है, वहां से लगभग 4 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, काफी ऊंचाई पर है। और इसके अलावा यदि हम बात करें तो इसकी स्थिति किस प्रकार से है, हिमालय के उत्तर में है, हिमालय के उत्तर में है। तो ध्रुवीय क्षेत्रों से और मध्य एशिया से आने वाली जो ठंडी पवनें हैं वो भी इसको प्रभावित करती है। तो यहाँ पर शीत ऋतु में तिब्बत का जो क्षेत्र है अत्यधिक ठंडा हो जाता है और अत्यधिक ठंडा होने के कारण यहाँ पर जो दाब है वो कैसा होता है, उच्च वायुदाब का केंद्र यहाँ पर स्थापित हो जाता है। साथ ही बच्चों मध्य एशिया और पश्चिमी एशिया से आने वाला जो उच्च दाब का जो क्षेत्र है वो भी यहाँ पर देखा जाता है। तो उच्च दाब का क्षेत्र हमने कब देखा, शीत ऋतु में देखा। इसके यदि हम बात करें तो इस उच्च वायुदाब केंद्र के दक्षिण में भारतीय उपमहाद्वीप की ओर निम्न स्तर पर धरातल के साथ साथ पवनों का प्रवाह आरंभ हो जाता है। तो बच्चों तिब्बत का जो क्षेत्र है उसके दक्षिण में क्या है, भारत है। ठीक है, तो भारत का जो क्षेत्र है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर पवनें चलेगी, हम सब जानते हैं दाब प्रवणता नियम के अनुसार। तो दाब प्रवणता नियम के अनुसार जब तिब्बत में उच्च दाब पैदा हो जाता है तो वहां से पवनें चलती है। ठीक है, तिब्बत से पवनें चलती है और चलने के कारण यहां पर किस प्रकार की चीजें चलती है, यहां पर बच्चों सर्दियों में उत्तर पूर्व जो मानसूनी जो पवनें हैं उनका आगमन देखा जाता है। मध्य एशिया के उच्च वायुदाब केंद्र से बाहर की ओर चलने वाली धरातलीय पवनें भारत में शुष्क महाद्वीपीय पवनों के रूप में पहुंचती है। साथ ही बच्चों जो मध्य एशिया के उच्च वायुदाब के जो केंद्र है वहां से भी पवनें आती है। कैसी होती है, शुष्क होती है, आर्द्रता युक्त नहीं होती। जो पवनें बच्चों आर्द्रता युक्त होती है वही वर्षा ला सकती है। लेकिन यहां पर उच्च वायुदाब जो कि मध्य एशिया का उच्च वायुदाब है, मध्य एशिया के उच्च वायुदाब से आने वाली जो पवनें हैं वो कैसी है, शुष्क है। इसलिए और महाद्वीपीय पवनें भी है। जो महाद्वीपीय पवनें होंगी वो तो शुष्क ही होंगी क्योंकि महाद्वीपों से आ रही है। यदि वो सागर से आ रही हो, किसी जलीय क्षेत्र से आ रही हो तो वो आर्द्रता युक्त होगी, तो वो वर्षा कर सकती है। लेकिन ये महाद्वीपीय पवनें होती है जो कहां से आती है, मध्य एशिया से आती है, इसलिए इनसे वर्षा नहीं होती, शुष्क होती है और ठंडी होती है। यह महाद्वीपीय पवनें उत्तर पश्चिमी भारत में व्यापारिक पवनों के संपर्क में आती है। जो उत्तर पश्चिमी जो भारत है वहां पर व्यापारिक पवनों के संपर्क में आती है, लेकिन इस संपर्क क्षेत्र की स्थिति स्थायी नहीं है। कई बार तो इसकी स्थिति खिसककर पूर्व में मध्य गंगा घाटी तक पहुंच जाती है। बच्चों हम चित्र में देख सकते हैं कि ये जो व्यापारिक पवनें हैं, ये व्यापारिक पवनें हैं। सर्दियों का मौसम है तो ITCZ दक्षिण की ओर खिसक जाएगा। ठीक है, ITCZ बच्चों दक्षिण की ओर हम अमूमन इस तरीके से देख सकते हैं, ITCZ की स्थिति दक्षिण की ओर खिसक जाएगा। और दक्षिण की ओर जब ITCZ खिसक जाता है, चला जाता है, तो जो यहां पर जो व्यापारिक पवनें जो आएगी उनसे मिल जाएगी यहां से आने वाली मध्य एशिया से आने वाली जो पवनें हैं वो व्यापारिक पवनों के साथ में मर्ज हो जाती है, उनसे संपर्क में आ जाती है, लेकिन ये स्थायी रूप से नहीं होती। ठीक है, इनकी स्थिति खिसककर पूर्व में मध्य गंगा घाटी के ऊपर पहुंच जाती है। परिणाम स्वरूप मध्य गंगा घाटी तक संपूर्ण उत्तर पश्चिमी तथा उत्तरी भारत इन शुष्क उत्तर पश्चिमी पवनों के प्रभाव में आ जाता है। और जब यहां पर इनके प्रभाव के आने के कारण जो गंगा की घाटी है अर्थात गंगा का जो क्षेत्र है, इस गंगा के क्षेत्र में शुष्क पवनों का संचार चलता है जो कि सर्दी लाने में सहयोग होती है। ठीक है, तापमान में गिरावट आती है लेकिन वर्षा नहीं होती, शुष्क पवनें होती है। अब इनमें जेट प्रवाह और ऊपरी वायु परिसंचरण किस प्रकार का होता है सर्दियों में जेट प्रवाह और ऊपरी वायु संचरण, उक्त पवन धरातल के निकट या वायुमंडल की निचली सतहों में
चलती है। लेकिन यदि ऊंचाई पर हम देखें तो निचले वायुमंडल के क्षोभ मंडल पर धरातल से लगभग 3 किलोमीटर ऊपर बिल्कुल भिन्न प्रकार का वायु संचरण होता है। 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर यदि हम बात करें तो वहां पर अलग प्रकार का परिसंचरण देखा जाता है। वो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। ठीक है, सर्दियों में हम किस समय देख रहे हैं बच्चों? सर्दियों में, शीतकालीन अवस्था में, शीतकालीन अवस्था में जो जेट प्रवाह है, जो जेट प्रवाह है ऊपरी वायुमंडल की हम बात कर रहे हैं बच्चों, ऊपरी वायुमंडल में यहां पर जेट प्रवाह इस ओर दिखाई देगा। ठीक है, यह पूरा जेट प्रवाह को इंगित करता है। ये जेट प्रवाह को, और ये जेट प्रवाह की स्थिति क्या है बच्चों? जेट प्रवाह की स्थिति है उत्तर भारत में। ठीक है, उत्तर भारत में यहां पर जेट प्रवाह देखा गया है, खास तौर से गंगा का मैदान और हिमालय के समीप। साथ ही बच्चों ऊपरी वायुमंडल जो परिसंचरण है वहां पर इस प्रकार के, यहां पर यदि हम बात करें 20 नोट की पौने, 40, 60, 80 नोट की पौने तक यहां पर गति देखी जाती है, इस ओर गति देखी जाती है। यह ऊपरी परिसंचरण की बात है। ऊपरी वायुमंडल के निर्माण में पृथ्वी के धरातल के निकट वायुमंडलीय दाब की भिन्नताओं की कोई भूमिका नहीं होती। जो ऊपरी वायुमंडल है वहां पर धरातल के जो वायुमंडलीय दाब है उसकी कोई भूमिका नहीं होती, वहां अलग प्रकार का कार्य चलता है। लेकिन धरातल के समीप जो वायुमंडलीय दाब है वो भिन्न प्रकार का पाया जाता है। इस वजह से वहां पर पवनें अलग तरीके से चलती है, लेकिन ऊपरी वायुमंडल में पवनें अलग प्रकार से चलती है। 9 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर समस्त मध्य एवं पश्चिमी एशिया पश्चिम से पूर्व बहने वाली पछुआ पवनों के प्रभाव अधीन होता है। तो इतनी ऊंचाई पर, कितनी ऊंचाई पर? क्षोभ सीमा पर 9 से 13 किलोमीटर की जो ऊंचाई है बच्चों, वहां पर मध्य एवं पश्चिमी जो एशिया है वो पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाली जो पछुआ पवनों के अधीन होता है। यह हमने अभी चित्र में भी देखा था। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर पवनें चल रही है। विशेष रूप से यहां पर जो जेट प्रवाह है इसकी भी उपस्थिति देखी जाती है। यहां पर जो जेट प्रवाह है बच्चों कब निर्मित हो रहा है? सर्दियों में। यहां पर जो बात कर रहे हैं शीतकालीन अवस्था है। ठीक है, इन शीतकालीन अवस्था में यहां पर जेट प्रवाह उपस्थिति देखी जाती है। ठीक है, तो ये पवनें तिब्बत के पठार के समानांतर हिमालय के उत्तर में एशिया महाद्वीप पर चलती है। ठीक है, जिन्हें जेट प्रवाह कहते हैं। क्या कहा इनमें? जेट प्रवाह का। ये पवनें तिब्बत के पठार के समानांतर चलती है और हिमालय के उत्तर में पूरे एशिया महाद्वीप पर चलती है। किस प्रकार की है? जेट प्रवाह है। किस मौसम में है बच्चों? सर्दियों में है। दिशा किस प्रकार की है? पश्चिम से पूर्व की ओर है। पछुआ है। कहां पर है? वायुमंडलीय ऊपरी परिसंचरण की बात कर रहे हैं, धरातल पर नहीं, वायुमंडल के ऊपरी परिसंचरण की बात कर रहे हैं। और इनकी जो स्थिति है वो 9 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्षोभ सीमा के समीप है। ठीक है, तो इसे जेट प्रवाह के रूप में हम जानते हैं। और इस जेट प्रवाह की जो स्थिति है, यही जेट प्रवाह जो बच्चों होता है वो पश्चिमी विक्षोभ को लाने में सहायक होता है, जो कि हमने अभी पढ़ा था। ठीक है, यही जो जेट प्रवाह है वो पश्चिमी विक्षोभ को लाने में सहायक होता है और इसी की उपस्थिति से ही वर्षा होती है। शीतकालीन जो वर्षा होती है, ठीक है, वो इसी की उपस्थिति से होती है। तिब्बत उच्च भूमि इन जेट प्रवाहों के मार्ग में अवरोधक का कार्य करती है, जिसके परिणाम स्वरूप जेट प्रवाह 2 भागों में बढ़ जाता है। इसकी एक शाखा तिब्बत के पठार के उत्तर में बहती है। जेट प्रवाह की दक्षिणी शाखा हिमालय के दक्षिण में पूर्व की ओर बहती है। इस दक्षिणी शाखा की औसत स्थिति फरवरी में लगभग 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के ऊपर होती है तथा इसका दाब स्तर 200 से 300 मिलीबार होता है। ठीक है, तो इस तरीके से यह जो तिब्बत की जो उच्च भूमि है इस पर जो जेट प्रवाह चलती है, इतनी ऊंचाई पे जाकर के 2 भागों में विभाजित हो जाती है। 2 भागों में विभाजित यह हो जाती है, तिब्बत के उत्तर में और तिब्बत के दक्षिण में। अब तिब्बत के जो उत्तर में बच्चों प्रवाहित होती है यह चली जाती है, लेकिन दक्षिण में जो दक्षिणी शाखा है वो हिमालय के दक्षिण में पूर्व की ओर बहती है। यहां पर यह हिमालय की स्थिति है। ठीक है, और यहां पर यह तिब्बत हो गया। यहां पर तिब्बत है, यह हिमालय है और यह जो जेट प्रवाह है यहां एक उत्तरी शाखा हो गई इसकी और यह इसकी दक्षिणी शाखा हो गई।
तो इस तरीके से जो जेठ प्रवाह दो भागों में बट गया, उत्तरी शाखा और दक्षिणी शाखा। जो दक्षिणी शाखा है हिमालय से दक्षिण में आ जाती है, और यह जो दक्षिण में आ जाती है इसी के प्रभाव के कारण पश्चिमी विक्षोभ यहां पर आते हैं। ऐसा माना जाता है कि जेठ प्रवाह की यही दक्षिणी शाखा भारत में जाड़े के मौसम में महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रभाव के रूप में पश्चिमी विक्षोभ, सर्दी का अत्यधिक रूप से आना, पवनों का चलना, उत्तर पूर्वी जो मानसून है अर्थात सर्दियों में चलने वाली जो पवनें हैं जो कि उत्तर पूर्व दिशा से आती है, उनका चलायमान होना वो भी इन्हीं की वजह से होती है। बच्चों, इसमें एक देखने वाली बात यह है कि जो भारतीय मानसून है इसकी जो क्रियाविधि है यह बहुत ज्यादा जटिल है। अनेक वैज्ञानिकों ने इस पर कार्य किया है, लेकिन वर्तमान समय तक भी, आज तक भी इसकी समुचित जो क्रियाविधि है वो स्पष्ट नहीं हो पाई है। हाँ बच्चों, बड़ी ताज्जुब की बात है कि अभी तक भी इसकी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। कुछ वैज्ञानिकों ने इस पर प्रयास किए हैं, उन्हीं वैज्ञानिकों हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब यहां पर जेट प्रवाह किस प्रकार से कार्य करती है, स्पष्ट रूप से उनका क्या योगदान है, यह अभी तक सिद्ध नहीं हो पाया है। लेकिन कुछ चीजें वैज्ञानिकों ने जो बताई है उन्हीं का हम अध्ययन करते हैं, उन्हीं को हम आगे पढ़ते हैं। हो सकता है भविष्य में इसके और भी अच्छे तरीके से इस मानसून क्रियाविधि के साथ में संबंध को अच्छे से दर्शा सके। पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ तथा उष्णकटिबंधीय चक्रवात। पश्चिमी विक्षोभ जो भारतीय उपमहाद्वीप में जाड़े के मौसम में पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम से प्रवेश करते हैं, भूमध्य सागर पर उत्पन्न होते हैं। शीतकाल में रात्रि के तापमान में वृद्धि इन विक्षोभों के आने का पूर्व संकेत माना जाता है। रात्रि के जो तापमान में जो वृद्धि देखी जाती है वो इनके आने के पूर्व संकेत माने जाते हैं, जो हमने अभी पढ़ा। उष्णकटिबंधीय चक्रवात बंगाल की खाड़ी तथा हिंद महासागर में उत्पन्न होते हैं। इन उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से तेज गति की हवाएं चलती है और भारी बारिश होते हैं। ये चक्रवात तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के तटीय भागों पर टकराते हैं, जो कब होते हैं, गर्मियों में होते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात कब होते हैं, विशेष रूप से गर्मियों में होते हैं। मूसलाधार वर्षा और पवनों की तीव्र गति के कारण ऐसे अधिकतम चक्रवात अत्यधिक विनाशकारी होते हैं। ग्रीष्म ऋतु में मौसम की क्रियाविधि। हमने पहले पढ़ा बच्चों शीत ऋतु में मौसम की क्रियाविधि, और अब हम देखेंगे ग्रीष्म ऋतु में मौसम की क्रियाविधि। अब जो कि बच्चों गर्मी है इसलिए आईटीसीजेड कैसे होगी, उत्तर में और खिसक जाएगी, क्योंकि सूर्य का भी उत्तरायण हुआ है, और सूर्य का उत्तरायण होगा तो जून जुलाई में आईटीसीजेड की स्थिति भी उत्तर की ओर खिसक जाएगी। और उत्तर की ओर खिसकने के कारण भारतीय जो क्षेत्र है यहां पर दाब कैसा बनेगा, दाब निम्न बनेगा। ठीक है, निम्न दाब का क्षेत्र यहां पर पाया जाएगा। तो गर्मी का मौसम शुरू होने पर जब सूर्य उत्तरायण स्थिति में आ जाता है, उपमहाद्वीप के निम्न तथा उच्च दोनों ही स्तरों पर वायु परिसंचरण में उत्क्रमण हो जाता है। जो सर्दियों में जिस प्रकार से जो वायु चल रही थी वो गर्मियों में पलट जाती है, उत्क्रमण उसमें देखा जाता है। चाहे वो धरातलीय चलने वाली पवनें हो, चाहे ऊपरी परिसंचरण हो, वायुमंडल का ऊपरी परिसंचरण हो, दोनों में भारी अंतर देखा जाता है। जुलाई के मध्य तक धरातल के निकट निम्न वायुदाब पेटी, जिसे अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र आईटीसीजेड कहा जाता है, उत्तर की ओर खिसककर हिमालय के लगभग समानांतर 20 से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित हो जाती है। यह चीज हमने देखा। ठीक है, यह चीज हमने देखी बच्चों कि यहां पर जो आईटीसीजेड भूमध्य रेखा पर होना चाहिए वो खिसक करके लगभग हिमालय के दक्षिण तक आ जाता है, इसकी उत्तरायण स्थिति हो जाती है। क्यों हुई बच्चों, सूर्य के उत्तरायण होगा, और सूर्य के उत्तरायण होने पर आईटीसीजेड भी उत्तर की ओर खिसक जाएगा। जब आईटीसीजेड उत्तर की ओर खिसक जाएगा बच्चों, तो वहां पर कैसा है, आईटीसीजेड निम्न दाब वाला तंत्र है, निम्न दाब वाला तंत्र है, इसलिए यहां पर निम्न दाब की स्थिति देखी जाती है। और कहां पर, 20 से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश, लगभग कर्क रेखा के समीप की स्थिति में। इस समय तक पश्चिमी जेठ प्रवाह भारतीय क्षेत्र से लौट चुका होता है। जो पश्चिमी जेठ प्रवाह हमने देखा था, कब देखा था, सर्दियों में जो पश्चिमी जेठ प्रवाह था बच्चों वो समाप्त हो जाता है यहां पर। कब, गर्मियों में, अर्थात जून जुलाई के महीने में। वास्तव में मौसम वैज्ञानिकों ने पाया कि भूमध्य रेखीय द्रोणी, जिसे आईटीसीजेड कहते हैं, कि उत्तर की ओर खिसकने तथा पश्चिमी जेठ प्रवाह के उत्तरी मैदान से लौटने के बीच एक अंतः संबंध है। ठीक है, दोनों का आपस में संबंध है। आईटीसीजेड का उत्तर की ओर खिसकना, आईटीसीजेड का उत्तर की ओर खिसकना, और पश्चिमी जो जेट प्रवाह है इसका यहां से हटना, भारत से इसका हटना, और
ITCZ का उत्तर की ओर खिसकना, दोनों में कहीं ना कहीं संबंध है। हालांकि बच्चों यह इतना ज्यादा विकसित नहीं हो पाया, जैसा कि मैंने अभी बताया। वैज्ञानिक इस पर लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार इस पर शोध कर रहे हैं कि यह क्रियाविधि किस प्रकार से होती है। लेकिन बच्चों ताज्जुब की बात है कि भारतीय मानसून अभी तक समझ में नहीं आया है, इस पर कार्य चल रहा है। ठीक है, तो ऐसा लगा कि ITCZ का उत्तर की ओर आना और ये पश्चिमी जो जेट है, ये जेट प्रवाह, विशेष रूप से जो पश्चिमी जेट है, इन दोनों में कहीं ना कहीं संबंध है कि ITCZ का उत्तर की ओर आना और पश्चिमी जेट प्रवाह का यहां से हट जाना। ठीक है, तो इन दोनों में संबंध है। प्राय ऐसा माना जाता है कि इन दोनों के बीच कार्य कारण का संबंध है। कार्य कारण का मतलब एक के हटने से ही दूसरे का कारण बनता है, तो ऐसा माना जाता है। अभी तक यह सिद्ध नहीं हो पाया है। ITCZ निम्न वायुदाब का क्षेत्र होने के कारण विभिन्न दिशाओं से पवनों को अपनी ओर आकर्षित करता है। दक्षिणी गोलार्ध से उष्णकटिबंधीय सामुद्रिक वायु संहति, सामुद्रिक वायु संहति क्या है? पवने हैं, काफी बड़ी मात्रा में जो वायु चलती है। ठीक है, विषुवत वृत्त को पार करके सामान्यतः दक्षिण पश्चिमी दिशा में इसी कम दाब वाली पेटी की ओर अग्रसर होती है। यही आर्द्र वायु धारा दक्षिण पश्चिम मानसून कहलाती है, जैसे कि हमने अभी देखा। ठीक है, यहां पर भूमध्य रेखा है। ठीक है, और यहां पर ये ITCZ की स्थिति देखी जाती है। अब ITCZ यदि उत्तर की ओर खिसक गया तो व्यापारिक पवनें भी सरकेंगी, जैसे कि हमने अभी बताया था। ITCZ जब हम पढ़ रहे थे बच्चों तो हमने देखा, तो ITCZ उत्तर की ओर खिसकने के कारण जो व्यापारिक पवनें हैं, व्यापारिक पवनें इस तरफ से चलती है। ठीक है, इस तरफ से चलती है और इस तरफ से चलती है। लेकिन यहां जो इनकी दिशा है बच्चों, दिशा उत्तरी गोलार्ध में होने के कारण इनकी दिशा जो कि दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें थी, इनकी दिशा परिवर्तित होकर के दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि यहां पर कोरियोलिस बल लगेगा। और कोरियोलिस बल किस प्रकार से लगता है? इस प्रकार से लगता है। उत्तरी गोलार्ध में सीधे चलने वाली पवनें जो होती है वो अपने सीधे हाथ राइट हैंड की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, तो यहां पर ये जो पवनें इस ओर जानी चाहिए थी वो इस ओर ना जाकर के इस दिशा में जाएगी, इस दिशा में जाएगी। और इस दिशा में जब जाती है तो यहां पर यदि हम देखते हैं बच्चों भारत की स्थिति, ठीक है, यहां पर जो भारत की स्थिति है वो इस प्रकार से है। यहां पर भारत की स्थिति इस प्रकार से है और इस प्रकार से होने के कारण यहां समुद्रों से सागरीय क्षेत्र है, हिंद महासागर है। हिंद महासागर से क्या लाती है? आर्द्रता युक्त जो पवनें हैं, जो सामुद्रिक वायु संहति, हमने क्या कहा? आर्द्रता युक्त जो समुद्र से वायु जो सहती है, आर्द्रता युक्त जो पवनें हैं वो यहां पर आती है। और यहां पर आने के पश्चात विषुवत रेखा, ये विषुवत रेखा थी, ठीक है, इस रेखा को पार करके ITCZ में आ जाती है, ITCZ में मिलने के लिए आ जाती है। ठीक है, ITCZ में मिलने के लिए आ जाती है। और ITCZ में जब मिलने के लिए आ जाती है तो यह आर्द्रता युक्त होती है और इसी को दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। इसी को क्या कहते हैं? दक्षिण पश्चिम, क्योंकि दक्षिण पश्चिम दिशा से आ रहा है, इस वजह से इसे दक्षिण पश्चिम मानसून कहा। इसके आगे और हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। अभी हम केवल यहां पर ही देख रहे हैं बच्चों कि इनकी मौसम की क्रियाविधि किस प्रकार से। जब मानसून का हम अध्ययन करेंगे अभी इसी चैप्टर में, तब और विस्तार से इसका हम अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, अब इनका जेट प्रवाह एवं ऊपरी वायु संचरण किस प्रकार से होगा, इसको देखेंगे कि जेट प्रवाह ऊपरी वायु संचरण यहां पर ग्रीष्म काल में किस प्रकार से होगा। सर्दियों में जिस प्रकार से था उससे भिन्नता लिए हुए यहां पर होगा, अलग प्रकार का होगा। तो वायुदाब एवं पवनों का उपयुक्त प्रतिरूप केवल क्षोभ मंडल के निम्न स्तर पर पाया जाता है। जो हमने भी पढ़ा वो क्षोभ मंडल के निम्न स्तर धरातल पर पाया जाता है। लेकिन ऊपर में वायुमंडल का जो ऊपरी परिसंचरण है बच्चों वो अलग प्रकार का होता है, हम सब जानते हैं। जून में प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग पर पूर्वी जेट प्रवाह 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। यहां पर बच्चों क्या होता है, सर्दियों में तो पश्चिम जेट प्रवाह होता है, पश्चिम से आता है। लेकिन गर्मियों में बच्चों यह पूर्वी जेट प्रवाह होता है और पूर्वी जेट प्रवाह की स्थिति इस प्रकार से देखी जाती है। यहां से इस दिशा में आती हुई, तिब्बत के पठार से आती हुई इस दिशा में आती हुई चली जाती है। ऐसा लगता है जैसे कि पूर्व से आता हुआ हो। ठीक है, यह जेट प्रवाह अगस्त में 15 डिग्री उत्तर
अक्षांश पर तथा सितंबर में 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित हो जाता है और ऊपरी वायुमंडल में पूर्वी जेट प्रवाह सामान्यतः 30 डिग्री उत्तर अक्षांश से परे नहीं जाता। तो इनकी स्थिति यहाँ पर देखी गई है। अब जो बच्चों यहाँ पर देखने वाली बात है कि जो पूर्वी जो जेट प्रवाह है, इसके जो गर्त और श्रृंग जो बनेंगे उनके आधार पर भी मानसून प्रभावित होगा। ठीक है, उनके आधार पर भी मानसून प्रभावित होगा। और जहां पर ये हमने देखा था बच्चों, इस प्रकार से इनकी स्थिति देखी जाती है। इस तरीके से घूमते हुए ऐसा लग रहा है जैसे पूर्व की ओर से आ रहा है, और पूर्व की ओर से जब आ रहा है तो इसे पूर्वी जेट प्रवाह कहते हैं। अब जो पूर्वी जो जेट प्रवाह है बच्चों, यह कहां से आ रहा है? तिब्बत के पठार से, क्योंकि इनकी स्थिति हम देखते हैं बच्चों आगे, तो तिब्बत के पठार से वहां से उठता हुआ काफी ऊंचाई पर जेट प्रवाह है, तो ऊंचाई पर होगा, ऊपरी परिसंचरण होगा। ठीक है, और इसके विपरीत सर्दियों में पश्चिम से पूर्व की ओर आता है, गर्मियों में पूर्व से पश्चिम की ओर आता है पूर्वी जेट प्रवाह के रूप में। गर्त और श्रृंग, यहां पर गर्त और श्रृंग बनते हैं। हमने देखा था बच्चों कि जहां पर गर्त है वहां पर प्रति चक्रवाती अवस्था जन्म देगी और वहां पर मानसून नहीं बनेगा, वो प्रति चक्रवाती अवस्था होने के कारण। जहां पर श्रृंग है, जहां पर बच्चों इस जेट प्रवाह का श्रृंग बना हुआ है, वहां चक्रवाती अवस्था होगी, आसपास की वायु को वो प्रोत्साहित करेगा। ठीक है, और यही कारण है कि यहां पर मानसून का आगमन तय होता है, मानसून आता है, और इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है पूर्वी जेट प्रवाह की। मानसून के आने में बहुत बड़ी इसकी भूमिका देखी जाती है। ठीक है, यहां पर हम देख सकते हैं कि इस चित्र के माध्यम से कि इस स्थिति में यहां पर पूर्वी जेट प्रवाह देखा गया है, और ऊपरी जो वायुमंडल के परिसंचरण है वहां पर पूर्व से पश्चिम की ओर पवनें देखी गई। कहां पर? धरातल पर नहीं बच्चों, ये ऊपरी वायुमंडल की बात कर रहे हैं, क्षोभ सीमा के समीप की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर यह पूर्वी जेट प्रवाह इस प्रकार से होता है, और जो पूर्वी जो जेट प्रवाह है यहां पर श्रृंग और गर्त की स्थिति मानसून को बुलावा देती है, मानसून को प्रोत्साहित करती है। ठीक है, और इनकी स्थिति इस प्रकार से देखी गई है। अब इसके बाद है बच्चों पूर्वी जेट प्रवाह तथा उष्णकटिबंधीय चक्रवात। पूर्वी जेट प्रवाह उष्णकटिबंधीय चक्रवात को भारत में लाता है, और यही भारत में जो उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात है जो कि गर्मियों में बनते हैं। ठीक है, हमने चक्रवात वाला जो दूसरी पुस्तक है हमारा भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, उस पुस्तक में चक्रवात को विस्तार से अध्ययन करेंगे। ये चक्रवात भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा के वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन चक्रवातों के मार्ग भारत में सर्वाधिक वर्षा वाले भाग हैं। इन चक्रवातों की बारंबारता, दिशा, गहनता, प्रवाह एक लंबे दौर से भारत की ग्रीष्मकालीन मानसून वर्षा के प्रतिरूप को निर्धारण पर भी पड़ता है। तो इनकी स्थिति, जो ये चक्रवात है, इनकी स्थिति भी जो ग्रीष्मकालीन जो मानसून है जिससे हमारे यहाँ पर वर्षा होती है उसको भी प्रभावित करने का कार्य ये चक्रवात करते हैं। ठीक है, और इस चक्रवात को लाने का काम कौन करता है? पूर्वी जेट प्रवाह। पूर्वी जो जेट प्रवाह है वो ही इन चक्रवातों को लाने का कार्य करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने भारत में ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन जो मौसम की जो क्रियाविधि है उनका अध्ययन किया, और उससे पहले तीन मुख्य जो कार्य हैं वो क्या किए? ITCZ का अध्ययन, जेट धाराओं का अध्ययन, और तीसरा पश्चिमी विक्षोभ का अध्ययन हमने किया। अगली क्लास में हम मानसून की विस्तृत अध्ययन करेंगे। धन्यवाद बच्चों।